Hello friends, welcome back. Today we are going to discuss more exemptions. Around 7-8 exemption यहाँ पे कवर करेंगे हम गवर्नमेंट की, उसके अलावा जीटीए सर्विसेज की, रेंटिंग की और अलग अलग पहलू और डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के नई कुछ सर्विसेज। सबसे पहले करते हैं गवर्नमेंट की सर्विस को। गवर्नमेंट की सर्विस को समझने से पहले मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम ये गवर्नमेंट को एग्जम्प्ट क्यों कर रहे हैं। आपको याद होगा जब हमने सप्लाई चैप्टर किया था, वहां पे सप्लाई के अंदर हमने पढ़े थे कुछ एलिमेंट। पहला एलिमेंट था बिजनेस, दूसरा एलिमेंट था गुड्स और सर्विस, तीसरा था कंसिडरेशन एंड बाय अ पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पे गवर्नमेंट भी कवर थी, लोकल बॉडी भी कवर थी, सब कुछ वहां पे कवर्ड था। गवर्नमेंट को हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट में क्या क्या आता है। गवर्नमेंट में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी विद स्टेट असेंबली, एंड जिनकी यूनियन टेरिटरी की स्टेट असेंबली नहीं होती उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको भी हम गवर्नमेंट में काउंट करेंगे। या फिर कोई यूटी को चला रहा है उसको भी हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट ही बोलेंगे। गवर्नमेंट में क्या नहीं आती, गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, सेबी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट में नहीं आती। तो गवर्नमेंट को हम ज्यादा तंग नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट के अपने सॉवरेन फंक्शन होते हैं, अथॉरिटी वाली पावर वाले काम होते हैं, उनको काम करने का टाइम नहीं होता गवर्नमेंट को, और आप उनसे कह रहे हो कि आप जीएसटी कंप्लायंस में लग जाओ। तो गवर्नमेंट ने कहा कुछ चीजों को छोड़ के हम गवर्नमेंट जीएसटी कंप्लायंस में नहीं लगना चाहते। हमारा जो मेजर टास्क है वो जनता की सेवा करना है या देश के विकास में काम करना है। कंप्लायंस में लग जाएंगे तो हम कंप्लायंस ही करते रह जाएंगे। तो कुछ जगह पे छोड़ के गवर्नमेंट अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो जगह क्या है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले है पोस्ट ऑफिस सर्विसेज। पोस्ट ऑफिस के केस में गवर्नमेंट जीएसटी कंप्लायंस खुद करना चाहती है। जीएसटी कंप्लायंस खुद करने से क्या होगा, तो पोस्ट ऑफिस की जो सर्विस होती है, पोस्ट ऑफिस की सर्विस के अंदर फॉरवर्ड चार्ज लगता है, पहली बात रिवर्स चार्ज नहीं लगता। अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे कोई स्पीड पोस्ट कराने या कोई काम करवाने, तो वहां पे कुछ सर्विस में जीएसटी लगता है, कुछ सर्विस में जीएसटी नहीं लगता। गवर्नमेंट ये कह रही है जी इस तरह की सर्विस को, गवर्नमेंट सर्विस है क्योंकि पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो गवर्नमेंट के प्रोवाइड की गई इस सर्विस पे हम एग्जम्पशन नहीं देंगे, हम इस पे छूट नहीं देंगे। पोस्टल सर्विस पे मैं और बात करूंगा कि कौन कौन सी पोस्टल सर्विस एग्जम्प्ट है, कौन सी एग्जम्प्ट नहीं है। जो बेसिक पोस्टल कार्ड है, बेसिक सर्विसेज हैं, वो आपकी एग्जम्प्ट है। उसके अलावा जो आपके एक्सप्रेस पार्सल है, स्पीड पोस्ट है, जो सर्विस आजकल हाल फिलहाल कुछ सालों में ही उभर के आई है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। चाहे वो हम किसी को भी दें, छोटे बच्चे को दें, चाहे बिजनेसमैन को दें, चाहे किसी को भी दें, वो हर केस में क्या लगता है, टैक्स लगता है। उसके अलावा गवर्नमेंट कहती है जी अगर हमारा कोई इंडियन वेसल है, इंडियन एयरक्राफ्ट है, जैसे कि एयर इंडिया, एयर इंडिया के रिलेशन में कोई सर्विस हम देंगे तो उसको भी हम एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। इस एंट्री में नहीं करेंगे, कहीं और एग्जम्प्ट हो तो अलग बात है, पैसेंजर में तो अलग बात है, बट अभी इस एंट्री में, गवर्नमेंट वाली एंट्री में उसको एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करवा रहे हैं बाई रेल या बाई लैंड, उसको भी हम गवर्नमेंट एग्जम्पशन नहीं देगी क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को भी यहां पे अलग रखा है। और कुछ जगह पे पैसेंजर को ट्रांसपोर्टेशन करने पे भी, जैसे कि डीटीसी है, ये एसी वाली डीटीसी है, रेड वाली डीटीसी होती है, एसी चलता है इसके अंदर, तो एसी वाली डीटीसी के अंदर भी जो ये डीटीसी है, एसी वाली पे जीएसटी लगता है। तो इस तरह के कुछ सर्विस ऐसी हैं जहां गवर्नमेंट ने अपने आप को जीएसटी के दायरे से दूर नहीं रखा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की सर्विस हैं उसके ऊपर, जैसे कि पासपोर्ट सर्विस हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और आपकी कोई फीस हो गई, वो सारी सर्विस जो है गवर्नमेंट ने कहा हम जीएसटी से कंप्लायंस हम उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट रखते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट की सर्विस। यहां जो मैं पढ़ रहा हूं वो पढ़ रहा हूं गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, यानी कि गवर्नमेंट क्या है, एक तरह से सप्लायर है, उसके एंगल से मैं बात आपसे कर रहा हूं। शुरू करते हैं, सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको याद है गवर्नमेंट का मतलब बता चुका हूं मैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एंड लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी भी आती है गवर्नमेंट में, यहां पे आप लिख लो लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी भी गवर्नमेंट में आती है। लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड कर दो आप, एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग सर्विसेज। तो पहला इन्होंने दिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कुछ सर्विस एग्जम्प्ट है, कुछ टैक्सेबल है और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, तो उसको हम एग्जम्प्ट नहीं कर रहे, पोस्ट ऑफिस की सर्विस को एग्जम्प्ट नहीं कर रहे। रिलेटिंग टू एयरक्राफ्ट और वेसल, जैसे मैंने बताया आपको एयरक्राफ्ट और वेसल, तो एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में भी, एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जी हम इसको एग्जम्प्ट नहीं करेंगे, इस एंट्री में नहीं करेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या होगा, यहां नहीं करेंगे एग्जम्प्ट। तो ये हो गई नंबर 1, ये हो गई नंबर 2। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर या तो वो बाई एयर हो, या लैंड से हो, या वाटर से हो, कोई भी मोड हो, वाटर, लैंड और एयर, सारी की सारी यहां पे एग्जम्प्ट नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहां बोला एनी सर्विसेज अदर देन कवर्ड ए टू सी, ए टू सी को छोड़कर, यानी कि ए टू सी को छोड़कर। अब मैं बार बार बोलूंगा ए टू सी, तो आप समझ जाना ए टू सी का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट वेसल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर, ये होती है ए टू सी। ए टू सी को छोड़ के जो आप सर्विस दे रहे हो बिजनेस एंटिटी को, वो भी एग्जम्प्ट नहीं है, वो भी एग्जम्प्ट नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस दे रही है किसी बिजनेस एंटिटी को और उस बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर 10, 20 और 40 क्रॉस हो गई है, तो उसको हम टैक्सेबल करेंगे, एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। ये बात सर कहां लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है एक और कैटेगरी है, वहां ये बात मैं आपको पढ़वा देता हूं। अगर हमने कोई सर्विस दी है बिजनेस एंटिटी को और वो सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट, गुड्स पैसेंजर और इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़कर है, मैं आपको एक एंट्री से दूसरी एंट्री पे लेके आया हूं, कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि इन सब एंट्रियों का लिंक है आपस में, इसलिए लिंकिंग करनी हमें यहां पे जरूरी है। मैंने कहा जी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को मैं दे रहा हूं, जो एंटिटी बिजनेस एंटिटी को दे रहा हूं, एयरक्राफ्ट की सर्विस दे रहा हूं, गुड्स की सर्विस दे रहा हूं और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहा हूं। ये सर्विस एडिशनल ऐड कर दी हमने यहां पे, जो पहले वाली एंट्री में नहीं थी। तो बिजनेस एंटिटी कौन सी एंटिटी, जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर तो अभी टैक्सेबल क्राइटेरिया में आती है, मतलब वो एंटिटी जिसकी टर्नओवर अप टू 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख है, जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, उसकी सारी सर्विस एग्जम्प्ट है। मतलब मैंने दो, गवर्नमेंट ने कोई सर्विस दी ऐसे बंदे को जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, उसकी सारी सर्विस एग्जम्प्ट है। किनको छोड़ के, इन 3 सर्विस को छोड़ के, इन 3 सर्विस को छोड़ के वो सर्विस एग्जम्प्ट है। अगर आपने ये 3 सर्विस ली हैं तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो अलग ट्रीटमेंट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया, एक बिजनेस एंटिटी है, एक बिजनेस एंटिटी ने एक जगह किराए पे ले ली और वो जगह स्टेट गवर्नमेंट की जगह थी। स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी बिल्डिंग को किराए पे दे सकती है, उनको बिल्डिंग किराए पे देने की पावर है। उनको लगता है कि हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है ये किसी काम का नहीं है, कोई काम नहीं आ रहा, हमारे को यूज नहीं हो रहा, हमारे स्टाफ बैठते नहीं है, तो वो किराए पे दे सकते हैं। अगर उन्होंने रेंट पे दे दी, उनको रेंट की इनकम आ रही है, किसी बिजनेस एंटिटी से आ रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर किसी बिजनेस एंटिटी से आ रही है तो इसके ऊपर जो टैक्स है वो आरसीएम में पे होगा, रिवर्स चार्ज में पे होगा, वो बिजनेस एंटिटी वो टैक्स पे करेगी।
एग्जामिनर ने बड़ी क्लेवरनेस से, बड़ी चालाकी से ये छोटा सा पॉइंट एक बड़े क्वेश्चन में घुसा दिया, डाल दिया मतलब। और एक बच्चा सोच रहा है सर ये पॉइंट कहां से आ गया, पॉइंट कहां से आ गया, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। मतलब बड़े क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में ये पॉइंट बीच में डाल दिया तो आपको बड़ी चिंता हो जाएगी, सर ये कहां से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी डाल सकता है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो हमने कहा जी आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपने या बना लो खतरा, जहां पे खतरा है वहां खतरा बनवा देता हूं मैं। हमने कहा जी एक बिजनेस एंटिटी ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस ली है, सप्लायर गवर्नमेंट है, आप रेसिपिएंट हो क्योंकि आप रेंट दे रहे हो और गवर्नमेंट को रेंट मिल रहा है, मिलने वाला होता है सप्लायर। तो आपके ऊपर आरसीएम के अंदर, रिवर्स चार्ज के अंदर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। आप याद करो अपनी सेक्शन 9(3) को। सेक्शन 9(3) में हमने आरसीएम पढ़ा था, वहां बोला था कि कोई भी सर्विस हम देंगे गवर्नमेंट को और उसके अंदर अगर हमने सर्विस दी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो उसमें आरसीएम लगता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को जो रेंट दिया है उसका जो टैक्स है वो बिजनेस एंटिटी पे करेगी, बिजनेस एंटिटी पे करेगी। तो ध्यान रखना बिजनेस एंटिटी को इन चीजों पे टैक्स पे करना है फॉरवर्ड चार्ज में, ऊपर वाली जो चीजें हैं इस पे टैक्स करना है फॉरवर्ड चार्ज में, और प्रॉपर्टी पे जो रेंट लिया है आपने, रेंट पे उस पे आपको टैक्स पे करना है आरसीएम के अंदर। गवर्नमेंट अपने आप को परेशान नहीं करेगी, हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे दी है उसका टैक्स हम फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट पे नहीं करेगी, उसका टैक्स रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में पे करेगा। तो ध्यान रखना बिजनेस एंटिटी जिसकी टर्नओवर एग्जम्पशन लिमिट में आती है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इन केस में वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। मतलब इन केस में टर्नओवर चाहे 2 रुपए की हो चाहे 10 रुपए की हो, हर केस में आपको बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां पे फॉरवर्ड चार्ज में, यहां पे फॉरवर्ड चार्ज में और यहां पे रिवर्स चार्ज में। सर ये बात कहां लिखी हुई है रिवर्स चार्ज वाली, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, वहां पढ़ के आ चुके हैं 9(3) में, वहां लिखी हुई थी कि इन केस पे रिवर्स चार्ज लगता है, इस केस में रिवर्स चार्ज लगता है। ठीक है जी, वहां से आप लिंक इसको कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे इसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आप ध्यान रखना। बिजनेस एंटिटी के केस में ये करते हैं हम। वापस आते हैं अपने कंसेप्ट पे। हमने कहा जी बिजनेस एंटिटी, इन एंट्रियों के लिए तो हमें बिजनेस एंटिटी भी नहीं देखना कि उसकी टर्नओवर क्या है क्या नहीं है। हमने कहा जी बिजनेस एंटिटी चाहे हो या ना हो, हर केस में, इन 3 केस में, हर केस में जीएसटी लगेगा, चाहे कोई भी वाला केस हो। ठीक है जी। और गवर्नमेंट ने कोई सर्विस दी है बिजनेस एंटिटी को, वो भी एग्जम्प्ट नहीं है अप टू एग्जम्पशन ऑफ रजिस्ट्रेशन लिमिट। रजिस्ट्रेशन लिमिट तक अगर कोई बिजनेस एंटिटी है उस लिमिट तक तो वो एग्जम्प्ट है, उसके बाद वो एग्जम्प्ट है। मैंने कहा जी मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं गवर्नमेंट के पास गया पासपोर्ट बनवाने, या मैं गवर्नमेंट के पास गया कोई बिजनेस का काम करवाने, या मैं कोई लाइसेंस लेने गया, तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होने लायक नहीं हो तो हम आपको तंग नहीं करेंगे, हम आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। बट अगर आप बिजनेस एंटिटी हो और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड होने के लायक हो, आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है, तो हम आपसे आरसीएम में जीएसटी पे करवा लेंगे। ठीक है जी, ये बात यहां पे लिखी हुई है। तो इसको थोड़ा सा और पोज करके समझना, अंडरस्टैंड करना और अपने आरसीएम वाले चैप्टर को खोल के यहां से लिंक करने की कोशिश करना। आपको फिर भी कोई डाउट आता है, कोई परेशानी होती है तो आप मुझे बताओ, मुझे पूछो, आप मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आगे चलते हैं जी। अब हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कौन कौन सी सर्विस टैक्सेबल है और कौन सी सर्विस एग्जम्प्ट है, ये हम बात कर लेते हैं। हमने कहा जी अगर आप बेसिक मेल दे रहे हो, पोस्ट कार्ड दे रहे हो, इनलैंड लेटर दे रहे हो, बुक पोस्ट दे रहे हो, रजिस्टर्ड पोस्ट दे रहे हो, टू मीट द यूनिवर्सल पोस्टल एप्लीकेशन, मतलब पूरे यूनिवर्स, मतलब सबकी इच्छा को पूरी कर रहे हो आप, समान आम जनता की इच्छा को पूरा कर रहे हो, उनके दायित्व को पूरा कर रहे हो, तो उसके लिए हम कह रहे हैं जी आपका जो ये सर्विस है ये एग्जम्प्ट रखी जाएंगी।
उसके बाद हमने कहा अगर आप सर्विस दे रहे हो स्पीड पोस्ट की, लाइफ इंश्योरेंस की, पार्सल पोस्ट की, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की, एजेंसी सर्विस दे रहे हो, वो भी किसको, अदर देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को दे रहे हो, अगर गवर्नमेंट को दे रहे हो तो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। ये वाली सर्विस अगर गवर्नमेंट को दे रहे हो तो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट को दे रहे हो तो टैक्सेबल हो जाएगा। दोबारा बोल देता हूं, स्पीड पोस्ट जो सर्विस है आपकी, अगर आप स्पीड पोस्ट की सर्विस दे रहे हो गवर्नमेंट को तो टैक्सेबल नहीं है, अगर आप दे रहे हो किसी नॉन गवर्नमेंट को तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं एजेंसी सर्विस। एजेंसी सर्विस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, पासपोर्ट सर्विसेज, कलेक्शन ऑफ टेलीफोन बिल। कुछ ऐसे पोस्ट ऑफिस होते हैं टेलीफोन बिल आपके लेते हैं और जमा करा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेते हैं जमा करा देते हैं और कमीशन आप चार्ज कर लेते हैं आपसे, तो वो कमीशन जो आप होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो दीज टैक्सेबल सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन फॉरवर्ड चार्ज। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे हम फॉरवर्ड चार्ज लगाते हैं, रिवर्स चार्ज नहीं लगाते। ठीक है जी। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बाद एक बंदा आया बेचारा गरीब सा, वो स्पीड पोस्ट करवा रहा है, अब उसको बोल दो जा आरसीएम में जमा करा टैक्स, वो तो रेसिडेंट है तो वो जमा नहीं कराएगा, पोस्ट ऑफिस खुद स्पीड पोस्ट पे फॉरवर्ड चार्ज पे करेगा एज ए सप्लायर। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया जी हमारा, एग्जम्प्ट क्या रहेगा और टैक्सेबल क्या रहेगा। स्पीड पोस्ट, पार्सल एक्सप्रेस टैक्सेबल रहेगा, और ये जो फालतू की सर्विस है, जो एक्स्ट्रा सर्विस देता है पासपोर्ट, ये आपका पोस्ट ऑफिस, ये भी टैक्सेबल रहेगा। एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, एक पुलिस कमिश्नर को एक क्रिकेट मैच हो रहा है मान लो चेन्नई में, और पुलिस कमिश्नर को बोला गया कि हमारे स्टेडियम में सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है, और पुलिस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आती है, पुलिस जो है पुलिस गवर्नमेंट में आती है, स्टेट गवर्नमेंट में आती है, और दिल्ली की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। उनको बोला गया जी हमारे को बहुत सारे गार्ड चाहिए, पुलिस के बहुत सारे कर्मचारी चाहिए हमारे को यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा स्टेडियम में खतरा है, या हमारे को सिक्योरिटी की जरूरत है स्टेडियम में। अब ये अप्रोच किया गया एक बिजनेस एंटिटी ने, क्योंकि जो क्रिकेट एकेडमी है ये बिजनेस एंटिटी है, और कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये पीएसयू है। तो बिजनेस एंटिटी ने पुलिस वालों को बोला कि भाई साहब हमारे यहाँ पे आओ, सिक्योरिटी दो, और आप हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, पक्के में देंगे, कच्चे में रिश्वत नहीं है, ये पक्के के पैसे 10 लाख रुपए ये आपको हम दे देंगे, क्योंकि आप हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, हमारी बिजनेस की नीड है ये, इट इज नॉट पब्लिक नीड, इट इज अ बिजनेस नीड। गवर्नमेंट ने बोला इस तरह की पुलिस सर्विस ले रहे हो, इस तरह की सिक्योरिटी सर्विस ले रहे हो, आपको आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ जाएगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस बात को लोग इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं पुलिस सर्विस तो हमेशा एग्जम्प्ट होगी। नहीं नहीं सर, अगर पुलिस सर्विस दी है किसी बिजनेस को तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, क्योंकि बिजनेस वाले उसके ऊपर क्या देंगे, जीएसटी देंगे आरसीएम के अंदर। ये एग्जाम्पल देख लो ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो ये ध्यान रखना, इस तरह के एग्जामिनर आपको इस तरह के क्वेश्चन में टेस्ट कर सकता है, उसको लगता है कि प्रैक्टिकली टेस्ट करना है आपको। उसके बाद सर्विसेज टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंदर ये वाले काउंट नहीं होंगे, क्योंकि इन वाले केस में भी हम गवर्नमेंट पे भी टैक्स लगा देते हैं। अब मान लो एक राष्ट्रपति जी को यहां से जाना है, मान लो घूमने जाना है बाहर, इंडिया के बाहर, और राष्ट्रपति भवन ने टिकट बुक कराई राष्ट्रपति की एयर इंडिया से, तो उनकी टिकट बुक होगी, वो राष्ट्रपति के नाम से होगी या मान लो किसी के नाम से होगी, तो उस पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि दी गई है राष्ट्रपति भवन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी गई है, बट टिकट किसको दी गई है उससे मतलब नहीं है। एयरक्राफ्ट की सर्विस जो है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की और पैसेंजर की सर्विस सबके लिए समान है, चाहे प्रधानमंत्री बैठे, अगर टिकट ली है तो चाहे प्रधानमंत्री बैठे चाहे राष्ट्रपति बैठे, अगर टिकट आपने खरीदी है तो सब पे जीएसटी लगेगा। कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंदर भी इन 3 सर्विस को एग्जम्प्ट नहीं किया गया, इनको एग्जम्प्ट नहीं किया गया। मेरी बात समझ गए? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, पोस्ट ऑफिस, एयरक्राफ्ट, वेसल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये आम पब्लिक के लिए है, यहां पे समानता का अधिकार दिया गया, सबके लिए टैक्सेबल है। आगे चलते हैं जी। कोई ऐसी सर्विस है, कोई सर्विस ऐसी है
जो 5,000 से कम है, छोटी मोटी सर्विस है, गवर्नमेंट दे रही है, तो उस केस में भी हम छोटी मोटी सर्विस है, मान लो पासपोर्ट सर्विस है, कोई भी छोटी मोटी सर्विस है जो गवर्नमेंट दे रही है आपको, तो उसके अंदर 5,000 रुपए से कम वाली सर्विस, चाहे कोई भी सर्विस हो, इन तीनों को छोड़कर, इन तीनों ने तो भाई हमारा खून ही पी लिया, मतलब इन तीनों को तो हमेशा ही हमारे को छोड़ना है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट वेसल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, इनको छोड़ के कोई भी सर्विस गवर्नमेंट दे रही है 5,000 से कम, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये आपकी हो गई माइनर सर्विसेज, छोटी मोटी सर्विसेज जो कि 5,000 से कम है, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। चलिए जी, अगर पूरे साल में सर्विस दी है गवर्नमेंट ने, तो पूरे साल की कंटिन्यूस सप्लाई है, तो उसके अंदर पूरे साल का 5,000 देखना है, पूरे साल का। इफ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्विस दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है सर्विस और ग्रांट के रूप में दे रही है। तो अगर आपने कोई ग्रांट दिया है तो उस केस में भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंटिटी इन रिलेशन टू अगेंस्ट द कंसिडरेशन रिसीव सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। तो ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स के केस में जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, या गवर्नमेंट ग्रांट के केस में कोई सर्विस दे रही है, कोई कंसिडरेशन रिसीव कर रही है, उस केस में भी हमारे को जीएसटी नहीं लगाना, एग्जम्प्ट करना है। उसके बाद आ गया आपका म्युनिसिपैलिटी सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। अगर कोई सर्विस दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन रिलेशन टू म्युनिसिपल सर्विसेज। सर ये तो हमने पढ़ा हुआ, याद आ रहा है हमारे को, सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 के सी में पढ़ा था हमने यहाँ पे कि म्युनिसिपल की सर्विस वहां पे सप्लाई नहीं होती। सप्लाई नहीं होती है तो एग्जम्प्ट क्यों करवा रहे हो? यहाँ पे जो चीज सप्लाई नहीं है उसको एग्जम्प्ट क्यों करवा रहे हो? मैंने कहा भाई ध्यान से पढ़ो, थोड़ा ध्यान से। ये क्या है? सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी। और वहां पे क्या लिखा हुआ था? वहां पे लिखा हुआ था सर्विसेज इन रिलेशन टू म्युनिसिपल। तो दोनों बातों में बड़ा फर्क है, दिन रात का अंतर है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्विस दे रही है इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी, उसको एग्जम्प्ट किया गया है। और वहां पे था सर्विसेज एंड ट्रस्टेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो वहां पे गवर्नमेंट वर्ड नहीं था, वहां पे जनरल वर्ड था। यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेसिफिकली अपने आप को एग्जम्प्ट करना चाह रही है। गवर्नमेंट ने सर्विस दी है इन रिलेशन टू पंचायत, वो भी एग्जम्प्ट की गई है हमें, ठीक है जी। उसके बाद ओल्ड एज होम, गवर्नमेंट कुछ जगह पे ओल्ड एज देती है, जो बुढ़े लोग होते हैं 60 साल के ऊपर वाले, या 60 साल या 60 साल से ऊपर वाले बंदे होते हैं, उनको रहने की सुविधा देती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि एज मैटर करती है। अब जैसे ये मैम बैठी हैं, इनकी एज लग रही है आपको 60 की है, तो ये 60 की नहीं है, बिलो 60 है। इस केस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, इनको मिल जाएगी, इनको मिल जाएगी, इनको मिल जाएगी, इनको मिल जाएगी। ये मैडम तो ऐसे आई हुई हैं, तो इनको भी, ये भी 60 से कम लग रही है, तो इनको भी नहीं मिलेगी, ऐसी बैठी हुई हैं। तो जो 60 साल से ज्यादा की जो एज वाले पर्सन है, उन्हीं को ये ओल्ड एज वाली जो एग्जम्पशन है, अगर गवर्नमेंट कोई ओल्ड एज होम चला रही है तो उन्हीं को ये छूट मिलेगी। तो 60 और मोर है, अप टू 25%। आप ध्यान रखना, अप टू बहुत काम की चीज है। अप टू का मतलब होता है 25 तक तो एग्जम्प्ट है। अगर मान लो किसी बंदे से, किसी मेंबर से हमने पर मंथ और पर मेंबर हमने ले लिया 30,000 रुपए, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल अमाउंट होगा 30 माइनस 25, 5,000 टैक्सेबल होगा। कभी आप पूरा का पूरा 30,000 रुपए टैक्सेबल करके आ जाओ एग्जाम में, गलत हो जाएगा। अप टू का मतलब यहां पे है 25 तक तो माफ है, 25 के बाद टैक्सेबल है। 25 तक माफ है, 25 के बाद टैक्सेबल है। तो ध्यान रखना 25 तक टैक्सेबल है, 25 के बाद जो बैलेंस होगा, यानी कि 30 माइनस 25, 5,000 हमारा टैक्सेबल रहेगा। मेरे एग्जांपल में अगर मान लो मैंने कोई सर्विस दी है 50,000 रुपए की, तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 25, 25 मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है 25 तक कोई लिमिट नहीं। अगर मान लो मैंने सर्विस दी है 24,000 रुपए लिया है मैंने, तो 24,000 पूरा एग्जम्प्ट रहेगा। तो 25,000 तक मैंने पर मेंबर लिया है ओल्ड लोगों से,
और उनके रेख देख करने के लिए उनके फैमिली वाले देते हैं कि आप 25,000 रुपये ले लो हमारे से और मेरे घर वालों को संभाल लो। तो उस केस में चाहे वो सर्विस ट्रस्ट ने दी हो चाहे गवर्नमेंट ने दी है, दोनों कवर है। यहाँ पे ट्रस्ट भी कवर है, गवर्नमेंट भी कवर है, उस केस में यहाँ पे एग्जम्पशन दी हुई है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ना है। सर्विसेज बाय CGNSG टू PSU, हमने गवर्नमेंट ने कोई सर्विस दी है PSU को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कोई सर्विस दी है बाय ग्रांटिंग लोन्स के रिगार्डिंग में कोई सर्विस दी है PSU को, उसको क्या रखा गया है, एग्जम्प्ट रखा गया है। उसके बाद है जी सर्विसेज बाय रजिस्ट्रेशन, कोई सर्विस रजिस्ट्रेशन किसी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना है, कोई भी लॉ में, जैसे ROC है, ROC की फीस क्या है, एक लॉ में रजिस्ट्रेशन की फीस है, तो ROC की फीस के ऊपर क्या है, हमारी गवर्नमेंट के लॉ के अंदर है तो उसको एग्जम्प्ट कर देंगे। कोई टेस्टिंग की फीस है, कोई सेफ्टी चेक की फीस है, कोई लाइसेंस है, फायर लाइसेंस है, तो उसको भी हमने एग्जम्प्ट रखा है। तो बेसिकली कोई भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई फीस है उसको गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट रखा हुआ है। उसके बाद जी पासपोर्ट सर्विस टू इंडिविजुअल, आप बोलोगे सर पासपोर्ट इंडिविजुअल का ही बनता है क्या? ऑब्वियसली इंडिविजुअल का बनता है, पासपोर्ट तो किसी कंपनी का बनता ही नहीं, फर्म का भी नहीं बनता, लाइसेंस भी कंपनी का नहीं बनता, फर्म का नहीं बनता, लाइसेंस भी किसका बनता है, पर्सन का ही बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी इंडिविजुअल का बनता है, डेथ भी इंडिविजुअल की होती है, कंपनी की डेथ होती ही नहीं है। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं ये सारे इंडिविजुअल के एग्जांपल हैं, इंडिविजुअल को ये सर्विस देने पर इनको एग्जम्प्ट रखा गया है। टॉलरेंस ऑफ एक्ट, टॉलरेंस ऑफ एक्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट का कोई नुकसान हो गया, गवर्नमेंट का कोई डैमेज हो गया और गवर्नमेंट ने किसी बंदे से क्लेम करा है डैमेज, और डैमेज क्लेम करा है तो उसको भी गवर्नमेंट का हम एग्जम्प्ट रखेंगे। अगर हमने किसी बंदे से डैमेज क्लेम करा है तो उस केस में हमारे लिए क्या है, हम सप्लायर को हमने सर्विस रिसीव करी है, डैमेज की हमने इनकम कमाई है, रेवेन्यू कमाया है, तो हम सप्लायर हो गए, तो उसको भी गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट रखा हुआ है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज के केस में नेचुरल राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल फार्मर को और कल्टीवेशन ऑफ प्लांट के लिए और पशुपालन के लिए अगर हमने कोई राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स के लिए बोला, जैसे मान लो हमने कोई नदी नाला या कोई मान लो कोई नेचुरल जंगल वंगल में अलाउ किया जाने के लिए, उसके लिए हमको राइट टू यूज दे रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको एग्जम्प्ट कर देंगे। बट यहां पे हमें दिक्कत है हॉर्स से तो हमें बड़ी परेशानी है, हॉर्स वाले केस में हम छूट नहीं देंगे सर। अगर आपने कोई राइट टू यूज लिया है हॉर्स के लिए, यहां पे एक बना लो खतरा, हॉर्स के लिए तो अलग से ना नोट्स बना लो आप, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्स की, अगर आप हॉर्स के लिए कोई राइट टू यूज दे रहे हो गवर्नमेंट जी, तो हम उसके लिए आपको राइट टू यूज दे रहे हो अगर आप, तो हम उसके लिए आपको एग्जम्पशन नहीं देंगे, उसके लिए हम टैक्स ले लेंगे आपसे, वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी, उसके बाद है डिप्यूटिंग ऑफिसर इंस्पेक्शन, हमने कोई ऑफिसर हॉलिडे पे कोई ऑफिसर हमने अपॉइंट करे हैं जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो पे हमने मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस पे, तो उस केस में भी हम एग्जम्प्ट कर देंगे, इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है RCC, स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया है और इस केस में भी हम क्या देंगे, रॉयल्टी देंगे, तो उस केस में भी हम एग्जम्पशन दे देंगे। आप सिंपल ये याद कर लो, आपके लिए काफी है, तो उसको भी हम एग्जम्प्ट कर देंगे, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमने सारा पढ़ लिया दोस्तों, गवर्नमेंट की सर्विस हमने पढ़ ली। गवर्नमेंट के सर्विस में तीन बातें इंपॉर्टेंट है, तीन बातें क्या इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट वेसल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये तीन बातों पे हम एग्जम्पशन नहीं देंगे किसी भी हालत में। इसके अलावा हम एग्जम्पशन देंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाले केस में, हम स्पीड पोस्ट पे और फालतू के एजेंसी वाले कामों पे टैक्सेबल बनाएंगे। बाकी जो आपके यूनिवर्सल पोस्ट ऑब्लिगेशन है उसके अंदर हम एग्जम्प्ट कर देंगे। पुलिस सिक्योरिटी की सर्विस अगर हम देंगे बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी। ठीक है जी। बट अगर तीन बातें हैं, पोस्ट ऑफिस, एयरक्राफ्ट और गुड्स, इस केस में हमारे को कभी भी टर्नओवर की लिमिट चेक नहीं करनी, हर केस में फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट टैक्स देगी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंदर भी हम तीन बातें कवर नहीं करेंगे। उसके बाद कोई सर्विस आपकी 5,000 से कम है, हम टैक्स नहीं लगाएंगे। कोई सर्विस आपकी गारंटी से रिलेटेड है, ग्रांट से रिलेटेड है, टैक्स नहीं लगाएंगे। म्युनिसिपल पंचायत से रिलेटेड टैक्स नहीं लगाएंगे। ओल्ड एज होम के अंदर अप टू 60 इयर्स और मोर के केस में हम टैक्स नहीं लगाएंगे अगर आपकी मेंबरशिप फीस 25,000 से कम की है या 25,000 तक की है। उसके बाद PSU,
रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट लाइसेंस, ट्रोलिंग ऑफ एक्ट, ऑफिसर, आरसीसी। तो ये सारे एग्जाम्पल, ये सारे करने के बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। ये क्रिटिकल, गवर्नमेंट की क्रिटिकल सबसे बड़ी, सबसे लेंथीएस्ट नोटिफिकेशन मैंने आपको करा दी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक बार पॉज करके वीडियो को रोक के इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, चार्ट बना लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। दामोदर पोस्ट ऑफिस ने आपको ये टैक्सेबल सर्विस निकालनी है। आपको बताना है कि ये टैक्सेबल सर्विस कौन सी है। पहला है बेसिक मेल सर्विसेज, तो ये एग्जम्प्ट है, बेसिक मेल सर्विसेज। ट्रांसफर ऑफ मनी ऑर्डर्स, ये पुराने काम है, एग्जम्प्ट है। पुराने काम जितने भी है ना, पुराने जमाने के काम है जो हमारे दादा परदादा करा करते थे, बेसिक मेल, पोस्ट ऑर्डर, ये ऑर्डर, मनी ऑर्डर, वो सारा एग्जम्प्ट रखा हुआ है। ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट, ये भी एग्जम्प्ट है। ये किसी और एंट्री में एग्जम्प्ट है, बट आपको बता रहा हूं ये भी एग्जम्प्ट रखा हुआ है। उसके बाद रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, आप देखोगे वर्ड रूरल और बोलोगे ओहो ये तो एग्जम्प्ट होना चाहिए, नहीं, वर्ड पे नहीं जाना, कंसेप्ट पे जाना है। यहाँ पे रूरल हो, एग्रीकल्चर हो या कोई अर्बन हो, हर केस में इंश्योरेंस वाले काम टैक्सेबल रहेंगे। उसके बाद म्यूचुअल फंड वाला काम भी क्या है, फालतू काम है, टैक्सेबल रहेगा। आपको बोला है पोस्ट ऑफिस चलाओ, फालतू काम क्यों कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस चलाओ, आप पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या है, बेसिक काम करो, फालतू काम करोगे टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद पोस्टल ऑर्डर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, एग्जम्प्ट है जी। टेलीफोन के काम कर रहे हो, बिजली के बिल इकट्ठे कर रहे हो, ओहो टैक्सेबल है जी, ये काम भी टैक्सेबल है। पेंशन पेमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो पेंशन से रिलेटेड काम भी हमने यहाँ पे क्या बोला है, गवर्नमेंट ने बोला ये किसी और एंट्री में एग्जम्प्ट है। पेंशन वाला काम किसी और एंट्री में एग्जम्प्ट है। स्पीड पोस्ट कर रहे हो, टैक्सेबल। एक्सप्रेस पार्सल कर रहे हो, टैक्सेबल। तो क्या क्या एग्जाम्प्ट निकला दोस्तों, एक तो ये निकला, पेंशन वाला एग्जाम्प्ट निकला, पेंशन वाला एग्जम्प्ट है। पोस्टल ऑर्डर एग्जम्प्ट है, ठीक है जी। मनी ऑर्डर एग्जम्प्ट है, बेसिक मेल एग्जम्प्ट है, सेविंग अकाउंट एग्जम्प्ट है। तो ये एग्जम्प्ट है, बाकी सारे टैक्सेबल है। तो ये हमारी कंप्लीट हुई गवर्नमेंट की सर्विसेज। अब हम बात करते हैं प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। हम बात कर रही थी अभी तक हम बात कर रहे थे प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, अब बात कर रहे हैं प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे रहे हैं अगर हम, तो वो नॉर्मली टैक्सेबल होती हैं, बट कुछ सर्विस को गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया हुआ है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। प्योर सर्विस दे रहे हो अगर आप, प्योर सर्विस मतलब विदाउट मटेरियल दे रहे हो अगर आप सर्विस, और वो सर्विस है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर एक्टिविटी रिलेटेड टू पंचायत एंड म्युनिसिपल। मतलब अगर आपने कोई प्योर सर्विस दी है, प्योर सर्विस का मतलब यहाँ पे क्या है, उसके अंदर कोई गुड्स मटेरियल इंक्लूड नहीं है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्योर सर्विस है, इनके रिगार्डिंग में तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। किसको, ये हमने सर्विस दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद आपने कोई सर्विस दी है गुड्स जीएसटी नेटवर्क को, गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क होता है हमारा जीएसटीएन को कोई सर्विस दी है, नहीं कोई सर्विस दी है जीएसटीएन ने गवर्नमेंट को, तो वो भी आपकी एग्जम्प्ट रखी जाएगी। मतलब जीएसटी वेबसाइट या जीएसटी एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का भी शेयर है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी ने कोई सर्विस गवर्नमेंट को दी है, उसको भी क्या रखा है हमने, एग्जम्प्ट रखा है। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप जो कि कहां पे आती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आती है, इंपॉर्टेंट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आती है फेयर प्राइस शॉप। उसको भी गवर्नमेंट ने कहा कि इस तरह की सर्विस को भी हम एग्जम्प्ट रखेंगे अगर ये गवर्नमेंट को दी गई है। गवर्नमेंट ने नहीं गवर्नमेंट को दी गई है ये सर्विस, इसलिए इसको एग्जम्प्ट रखा गया है क्योंकि ये हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आती है। क्लियर दोस्तों। इंश्योरेंस अगर गवर्नमेंट ने दिया है और इंश्योरेंस गवर्नमेंट को इंश्योरेंस दिया गया है, एक इंश्योरेंस कंपनी ने गवर्नमेंट को इंश्योरेंस दिया है और उसका सारा का सारा इंश्योरेंस गवर्नमेंट कंपनी ने पे करा है, तो उसको भी एग्जम्प्ट रखा जाएगा। मैंने कहा जी मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी हूं, मैंने इंश्योरेंस कंपनी ने सर्विस दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगर वो सारा प्रीमियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे करा है किसी और के बिहाफ पे या किसी एम्प्लॉइज के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए, तो वो एग्जम्प्ट रखा जाएगा। तो ये आपकी हो गई 2 वाली सर्विस सारी की सारी। शुरू करते हैं अपनी एक और नई सर्विस, सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी एंड सोसाइटी और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन।
अब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं थोड़ा सा। ये एक सोसाइटी है, जो कुंज अपार्टमेंट। अब ये अपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी से कुछ चंदा लेते हैं, कुछ डोनेशन लेते हैं, या कुछ सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, क्योंकि इनको सोसाइटी की मेंटेनेंस भी रखनी है, सफाई भी रखनी है, गार्ड की सर्विस भी दे रहे हैं ये, और बहुत सारी सर्विस देते हैं। दिवाली पे गिफ्ट वगैरह बांटते हैं, दिवाली पे होली दिवाली पे ये अपनी सोसाइटी में आयोजन करते हैं। तो ये हर एक मेंबर से कुछ ना कुछ पैसे लेते हैं एज ए सब्सक्रिप्शन। अब अगर आप सेक्शन 7 याद करोगे, सेक्शन 7 में लिखा हुआ था कि अगर कोई सोसाइटी अपने मेंबर से पैसे लेगी तो सोसाइटी अलग है, मेंबर अलग है। आप ये मत बोलो कि सोसाइटी मेंबर एक ही चीज है, क्योंकि मेंबर ने ही सोसाइटी बनाई है, तो मेंबर सारे सोसाइटी का ही पार्ट है। तो सोसाइटी यहां पे अलग पर्सन है और मेंबर अलग पर्सन है, दोनों की अलग अलग एंटिटी, दोनों की अलग अलग अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। तो यहां पे सरकार ये कहती है कि जी आप मेंबर को भी सर्विस दे रहे हो, एक तरह से मेंबर से पैसा लेना, आप सप्लायर बन गए सेक्शन 16 में, क्योंकि ये बिजनेस में आता है, पैसे लेना बिजनेस में आता है। हम याद है, हम पढ़ के आए हैं अपनी डेफिनेशन बिजनेस की, वहां पे सोसाइटी अगर पैसा ले रही है मेंबर से, उसको बिजनेस माना गया है, कंसिडरेशन माना गया है, और उस पर सप्लाई बन गया। ये सारे लोग पहुंच गए गवर्नमेंट के पास, कह रहे हैं हमें सप्लाई क्यों बना दिया, हम तो रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर मेंबरशिप ले रहे हैं, मेंबरशिप फीस ले रहे हैं, ये तो कोई बिजनेस है ही नहीं, ये तो हमारा अपना ही आपस में मेंबर्स के बीच में ही काम हो रहा है। तो लॉ ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा, कोर्ट्स ने कहा कि नहीं, ये सप्लाई है, सप्लाई में बनेगा। तो कुछ छोटी छोटी सोसाइटी है, वो गवर्नमेंट के पास गई, कह रहे हमारे को कुछ तो माफी करो, कुछ तो हमारे को एग्जम्पशन दो, सप्लाई तो ये बन गया बट कुछ तो हमारे को माफ करो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक अलग से एग्जम्पशन नोटिफिकेशन निकाल दी है इनके लिए कि आपको हम क्या करेंगे, कुछ बेनिफिट देते हैं। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर एक सर्कुलर आया है लेटेस्ट अभी, वो सर्कुलर आया है रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन पे। ये एसोसिएशन जरूरी नहीं कि रेजिडेंट की हो, कोई अलग बॉडी भी बना सकती है। जैसे मान लो किसी बंदे ने बना ली लेबर यूनियन, तो लेबर यूनियन मेंबर से कुछ पैसे लेती है, लेबर से कुछ पैसे लेती है, वो भी इसमें कवर होगी। उसके अलावा हमने कोई यूनिट, हमने कोई कमेटी बना ली, या मान लो हमने कोई क्या कहते हैं उसको, जो लोग पैसा लेते हैं इकट्ठा करते हैं, तो उस केस में भी हम क्या मानेंगे, उसको भी हम मानेंगे कि ये सारी बॉडी यहाँ पे आएंगी। तो सबसे पहले तो ये लॉ था, पहले जो लॉ आया कि अगर किसी बॉडी ने, किसी यूनियन ने कोई पैसा लिया है अपने मेंबर से अप टू 7,500, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां वर्ड है अप टू। अप टू का मतलब है अगर किसी बंदे ने पैसा लिया है 8,000 रुपए, तो टैक्सेबल कितना होगा दोस्तों, टैक्सेबल होगा 8,000 माइनस 7,500, 500 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। मतलब 7,500 तक एग्जम्प्ट था, उसके ऊपर जो लोगे वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, और ये पर मंथ है और पर मेंबर है। तो ये पहले लॉ था, पहले लॉ को क्लियर किया गया और एक इसमें क्लैरिफिकेशन आई। ठीक है जी, तो अब क्या क्लैरिफिकेशन आई जी, सोसाइटी है, इन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच करा, जो ये सोसाइटी है रेजिडेंशियल सोसाइटी, इन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच करा कि हमारे को तो कोई बेनिफिट हमारे को एक्स्ट्रा दो, हमारे को क्लियर करो, क्या हमारे ऊपर भी प्रोविजन लगता है ये। गवर्नमेंट ने बोला आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्लैरिफाई कर देती हूँ यहाँ पे क्या तुम्हारा प्रोविजन लगता है। कह रहे जी अगर आपकी एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा की है तो आपको 7500 का पालन करना है। यहाँ पे अप टू हटा दिया गवर्नमेंट ने, कह रहे यहाँ पे अप टू नहीं है, यहाँ पे सिंपल फंडा है कि अगर मोर देन 7,500 है तो हम पूरे पे टैक्स लगा देंगे। आओ और आओ हमारे पास, और आओ क्लैरिफिकेशन के लिए। गवर्नमेंट ने बड़ा बारीकी पॉइंट है, यहाँ पे अप टू वर्ड है, अगर ट्रेड यूनियन है या कहीं और यूनियन है यहाँ अप टू वर्ड है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने 7,500 से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप ले ली तो पूरे अमाउंट पे, फॉर एग्जांपल हमने 8,000 रुपए ले लिए तो 8,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अगर आपने मेंबर से पर मेंबर और पर मंथ आपने इतना ले लिया तो। उसके बाद अगर आपकी टर्नओवर की लिमिट 20 लाख से कम है तो हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, चाहे भले ही आपका जो अमाउंट है वो 7,500 से ज्यादा भी हो जाएगा तो भी हम नहीं लेंगे। ये बात तो हमें पहले से ही पता है, हमें क्यों बता रहे हो आप ये बात। सेक्शन 22 तो यूनिवर्सल है,
वो सबको पावर देता है कि आपकी कोई भी सर्विस है, अगर आप सर्विस दे रहे हो, अगर आपकी एग्जामिशन लिमिट में आती है 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख के लिमिट में आती है, तो पूरी दुनिया को हमने छूट दे रखी है जी आप जीएसटी मत पे करो। तो यहां पे कौन सी नई बात है? क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन हमेशा क्या होती है, लॉ को थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए होती है। तो क्लैरिफिकेशन है कि 20 लाख या 20 लाख से कम आपकी सर्विस है, यहां पे वर्ड 20 लाख है, सर्कुलर में 20 लाख लिखा हुआ है, तो 20 लाख से कम आपकी टर्नओवर है, तो हम आपका सब्सक्रिप्शन चाहे 7,500 हो, चाहे 8,000 हो, चाहे 10,000 हो, हम आपसे जीएसटी नहीं लेंगे। बट अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है और आपका सब्सक्रिप्शन मंथली वाला 7,500 से ज्यादा है, तो हम आपसे जीएसटी पूरे अमाउंट पे लेंगे, पूरे अमाउंट पे लेंगे। ये बात तो हो गई क्लियर। यहां पे एक इश्यू तो ये हो गया कि अप टू वाला वर्ड नहीं है यहां पे एंटायर अमाउंट पे जीएसटी लगेगा अगर आपका क्रॉस हो गया पर मेंबर को इन्होंने क्लियर कर दिया। कह रहे जी पर मेंबर को भी और सुन लो, अगर आपने मेंटेनेंस सर्विस ली है, अगर आपने मेंटेनेंस सर्विस ली है तो हम पर अपार्टमेंट देखेंगे, पर मेंबर नहीं देखेंगे। लेट मी गिव एन एग्जांपल। हमने कहा जी एक अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट में एक बंदा है, उस बंदे का एक बंदा है, उसके यहां पे 2 फ्लैट है, एक फ्लैट यहां पर है, एक फ्लैट यहां पर है, उसके 2 फ्लैट है, और जो मेंबरशिप है वो जाएगी अब मान लो 5,000 और 5,000। तो अब वो उसका जो टोटल है, इस बंदे का टोटल कितना हो गया? 10,000 हो गया, क्योंकि इस बंदे के पास 2 फ्लैट हैं इस सोसाइटी में, एक फ्लैट यहां पर है जिसकी मेंबरशिप आती है 5,000 और एक फ्लैट यहां पर है। तो ये बंदा कह रहा है मुझे बड़ा नुकसान हो गया, मेरी जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई है 7,500 से, तो मुझे तो पूरे 10,000 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोला नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। ये सर्कुलर आया हुआ है कि अगर एक बंदे की उस सोसाइटी में 2 फ्लैट है तो हर फ्लैट पे आपको एग्जम्पशन मिलेगी अप टू 7,500। मतलब जो ये आपको लिमिट चेक करनी है इन केस ऑफ सोसाइटी, इन केस ऑफ रेजिडेंशियल सोसाइटी, आपको लिमिट चेक करनी है पर अपार्टमेंट, नॉट बाय पर मेंबर, पर अपार्टमेंट पर मंथ। तो ये थोड़ा सा डीप पॉइंट था जो मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिया। ये जो लिमिट चेक करनी है ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंशियल वेलफेयर, आपको पर अपार्टमेंट चेक करनी है, पर मेंबर नहीं करनी। बात समझने वाली यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि सर यहां पे क्यों नहीं लिखा हुआ ऐसी बात कि 20 लाख की लिमिट चेक करनी नहीं करनी। ये बात यहां लॉ में क्लियर नहीं है, बट हाँ वैसे हमें सेक्शन 22 क्लियर है कि 20 लाख की लिमिट तो हर बंदे को ही दी जाती है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो। तो इस केस में भी आपको 20 लाख की लिमिट चेक करनी है। वो बात है कि यहां क्लियर नहीं लिखी हुई लॉ के अंदर, बट 20 लाख की लिमिट तो हर बंदा चेक करेगा हिंदुस्तान का। हर बंदे को देखना है कि मेरी टर्नओवर टैक्सेबल में आती नहीं आती। अगर नहीं आती तो वो एग्जम्प्ट माना जाएगा। एग्जम्प्ट मतलब कि उसको जीएसटी नंबर लेना नहीं है क्योंकि वो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर आता है, तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, बट वो क्या है कि अभी वो लिमिट में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको टैक्स नहीं लेना, रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। जब रजिस्ट्रेशन नहीं लेना तो वो टैक्स भी नहीं देगा। तो ये बात ध्यान रखना कि यहां पे आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि 7,500 के ऊपर जाते ही पूरा टैक्स लगेगा और यहां पे 7,500 के ऊपर जाते ही इंक्रीमेंटल टैक्स लगेगा। एक एंट्री और ऐड कर दी गवर्नमेंट ने, कह रहे जी बॉडी ऑफ वेलफेयर फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर लेबर और प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस, कल्चर एक्सेट्रा। अगर हम कोई इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर लेबर के वेलफेयर में कोई बॉडी बना रहे हैं, उस केस में मेंबरशिप फीस आपकी एग्जम्प्ट है अप टू 1,000 पर मेंबर पर ईयर। यहां पे अगेन वर्ड है अप टू, तो यहां पे पर मेंबर और पर ईयर यहां पे क्या है साल है, तो पर ईयर 1,000 तक हमें एग्जम्प्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन 3 तरीके से आएगा। पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा जी आरडब्ल्यू है, आरडब्ल्यू सोसाइटी ने अपने मेंबर से 8,000 रुपए ले लिए तो आपके 8,000 रुपए पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जी आपके एग्जाम में कि एक अदर यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, उसने अपने मेंबर से 8,000 रुपए ले लिए तो वहां पे कितना आएगा 500 रुपए टैक्सेबल होगा। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जी एक वेलफेयर के लिए बॉडी बनी है एग्रीकल्चर लेबर के लिए, तो उस केस में 1,000 रुपए ले लिए पर मंथ एग्जम्प्ट है,
पूरे साल देखना है, पर ईयर पर मेंबर 1000 तक एग्जम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं। इसके क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, मैंने बुक में दिए हुए क्वेश्चन, उसके बाद आपको और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये हमारा था सोसाइटी सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी एंड सोसाइटी और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। आगे चलते हैं जी। अगला कॉन्सेप्ट है लीगल सर्विस। लीगल सर्विस के अंदर इस वीडियो को देखने से पहले आप पॉज कर दो वीडियो को और एक बार अपना आरसीएम का चैप्टर रिवाइज कर लो, ताकि दोनों चीजें आपकी यहां पे लिंक हो जाएं। लीगल सर्विस के अंदर मैंने एक लॉयर से बात करी, मैं भी वैसे एक लॉयर हूं, मैंने लॉ की हुई है, तो मैंने ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से आते हुए क्लास की बात करी। मैंने कहा लीगल सर्विस के ऊपर क्या सिनेरियो, आप लोग कैसे आप प्रैक्टिकली काम करते हो। लॉ तो मुझे पता है, पर प्रैक्टिकली आप कैसे काम करते हो। तो लॉयर ने मुझे बताया कि सर हम इतना परेशान रहते हैं, हम ऑलरेडी इतना परेशान रहते हैं, कोर्ट की फाइल, कोर्ट के चक्कर, तारीखें, डेट वेट, इतनी डेटें होती है हमारी लाइफ में, ऑलरेडी इतना काम होता है, तो हम जीएसटी की डेट याद रखना हमारे बस की बात नहीं है। लीगल सर्विस के केस में गवर्नमेंट कहती है जी हम आपको परेशान ज्यादा नहीं करेंगे, लीगल लॉयर्स को, एडवोकेट फर्म्स को, सीनियर एडवोकेट को हम तंग नहीं करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने कोई सर्विस दी है अगर आपने कोई सर्विस दी है नॉन बिजनेस एंटिटी को या गवर्नमेंट को, तो वो हमेशा एग्जम्प्ट रहेगी। कोई भी लीगल सर्विस हो, चाहे वो दी है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने, चाहे वो दी है एडवोकेट ने, चाहे वो दी है सीनियर एडवोकेट ने। सर ये सीनियर एडवोकेट क्या होता है, इसके बाल सफेद हो, जो 60+ हो, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर एडवोकेट वो होता है जिसको कोर्ट ने डेजिग्नेट किया है कि आप सीनियर एडवोकेट बनो, आप सीनियर एडवोकेट बनने के लायक हो, मतलब आपके अंदर इतना स्किल सेट है कि हम आपको कह रहे हैं कि आप सीनियर एडवोकेट बन सकते हो। इसके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस क्राइटेरिया नहीं है, इसके लिए क्या है, आपका स्किल सेट अच्छा होना चाहिए। और कोर्ट अपॉइंट करती है आपको, कोर्ट आपको डेजिग्नेट करती है कि आप सीनियर एडवोकेट हैं। जैसे कि हमारे देश में जो वकील थे, हमारे राम जेठमलानी जी, वो सीनियर एडवोकेट थे। श्री कपिल सिब्बल जी भी थे, क्या है वो सीनियर एडवोकेट है। सलमान खान के वकील का नाम क्या है जी, हरीश साल्वे जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और लॉयर भी हैं, वो भी सीनियर एडवोकेट है। उनको कोर्ट ने डेजिग्नेट किया हुआ है कि आप सीनियर एडवोकेट हो। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि सीनियर एडवोकेट होते हैं। एडवोकेट एक्ट में एक बात लिखी हुई है कि एडवोकेट एक्ट में लिखा हुआ है कि सीनियर एडवोकेट कोई भी काम डायरेक्टली क्लाइंट से नहीं लेगा, वो क्लाइंट से इंटरेक्शन नहीं करेगा, वो किसी वकील के थ्रू काम लाया हुआ ही लेगा। मतलब वो डायरेक्टली किसी क्लाइंट को अप्रोच नहीं कर सकता, और क्लाइंट उसको अप्रोच, क्लाइंट तो करते हैं अप्रोच, बट क्लाइंट को वो खुद अप्रोच नहीं करेगा। तो सीनियर एडवोकेट जो होते हैं उनके पास जो काम आता है वो एडवोकेट के थ्रू आता है। बेसिकली एडवोकेट ही उनको काम देते हैं, डायरेक्टली क्लाइंट काम उनको नहीं दे सकता। ये बात लिखी हुई है एडवोकेट एक्ट में। तो सीनियर एडवोकेट होते हैं जो कि एडवोकेट को सर्विस देते हैं, मेजरली एडवोकेट को सर्विस देते हैं, क्लाइंट को भी देते होंगे, अब मुझे नहीं पता, बट ये बात लॉ में लिखी हुई है। तो सीनियर एडवोकेट या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या फिर एडवोकेट फर्म अगर कोई भी काम कर रहे हैं किसी नॉन बिजनेस एंटिटी के लिए या गवर्नमेंट के लिए, तो वो हमेशा एग्जम्प्ट रहेगा। जैसे कि हरीश साल्वे जी को अभी हमारे देश में एक पाकिस्तान में मैटर लगा हुआ था, पाकिस्तान में भेजा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको अपॉइंट किया और उनको बोला कि आप हमारी तरफ से, मतलब पाकिस्तान में नहीं, हमारी तरफ से जो हमारे पूरे वर्ल्ड की जो वो होती है कोर्ट होती है, उस कोर्ट के इंटरनेशनल कोर्ट में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा था। तो उनकी सर्विस गवर्नमेंट ने ली है, वो क्या है, एग्जम्प्ट रखी जाएगी। उसके अलावा आपको कोई मैटर है, फैमिली मैटर है, कोई पति पत्नी का डिवोर्स केस चल रहा है, तो वो क्या है, नॉन बिजनेस एंटिटी है। गवर्नमेंट ने बोला वैसे बेचारे परेशान है, नॉन बिजनेस एंटिटी है, उसमें हम जीएसटी लीगल सर्विस पे एग्जम्प्ट रखेंगे। तो नॉन बिजनेस एंटिटी को हम कभी तंग नहीं करेंगे, चाहे वो सर्विस लें लीगल, चाहे वो सर्विस लें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की, चाहे वो सर्विस लें सीनियर एडवोकेट से, हर केस में इन दोनों को एग्जम्प्ट रखा गया है। उसके बाद है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। क्या होती है, मैंने बताया था आपको, जो दो झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करती है और आपस में बिठा के बातचीत करवाती है। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर सर्विस दे रही है बिजनेस को, तो हमें देखना है कि वो बिजनेस रजिस्टर्ड है। अगर वो बिजनेस रजिस्टर्ड है
अगर वो बिजनेस रजिस्टर्ड है तो सर्विस टैक्सेबल होगी आरसीएम में। अगर वो रजिस्ट्रेशन के लायक नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन के एलिजिबल नहीं है, सेक्शन 23 के अंदर, 22 के अंदर, 24 के अंदर एलिजिबल नहीं है, तो वो उसकी सारी सर्विस एग्जम्प्ट कर देंगे। अगर वो रजिस्टर्ड के लायबिलिटी में आ गया है तो उनकी सारी सर्विस आरसीएम में टैक्सेबल कर देंगे। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर कोई सर्विस दे रहा है किसी कोर्ट को या एडवोकेट को, यहां पे लिख लो, अगर कोई सर्विस दे रहा है किसी एडवोकेट को या फर्म को, तो उसको भी गवर्नमेंट ने क्या करा है, एग्जम्प्ट रखा है। ध्यान रखना, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सर्विस दे रहा है कोर्ट को, फर्म को, तो वो क्या है, हमेशा एग्जम्प्ट रखा जाएगा। बट अगर सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, तो उसको हमेशा देखना है कि बिजनेस एंटिटी अगर लिमिट में आती है 10 लाख 20 लाख की, तो क्या दिक्कत है, कोई एग्जम्प्ट है, अगर लिमिट से क्रॉस कर रही है तो टैक्सेबल है आरसीएम में। उसके बाद एडवोकेट फर्म या एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट ने कोई सर्विस दी है बिजनेस एंटिटी को, तो सेम कहानी है, बिल्कुल सेम कहानी है कि अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है, सेम बिल्कुल सेम स्टोरी है, अगर रजिस्टर्ड है तो टैक्सेबल है, अगर रजिस्टर्ड नहीं होना तो एग्जम्प्ट है। अगर कोई सर्विस दी है किसी फर्म ने किसी और फर्म को, तो वो भी हमेशा एग्जम्प्ट रहेगी। अब मेन बात आ गई यहां पे सीनियर एडवोकेट की। सीनियर एडवोकेट ने कोई सर्विस दी है एडवोकेट फर्म को, तो उसको गवर्नमेंट ने टैक्सेबल रखा है। वो भी कहां रखा है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल रखा है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली तो एडवोकेट जो पैसे लेते हैं एडवोकेट से, वो कैसे लेते हैं तो मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट मुझे लगता ही नहीं कि यहाँ पे ज्यादातर एडवोकेट जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे। बहुत ही कम एडवोकेट जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, काफी हैं भी, ऐसे नहीं है, काफी लोग रजिस्टर्ड हैं भी। बट एडवोकेट अगर कोई सर्विस ले रहा है सीनियर एडवोकेट से, तो वो टैक्सेबल है। बस ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये स्पेशल पॉइंट है। सीनियर एडवोकेट जो सर्विस दे रहा है किसी एडवोकेट को और फर्म को, उसको टैक्सेबल रखा गया है। अगर सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, तो वो नॉर्मल केस में देखना है कि अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड के लायबल है तो टैक्सेबल, रजिस्टर्ड के लायबल नहीं है तो एग्जम्प्ट। तो ये इस तरह से चार्ट पूरा हुआ आपका लीगल सर्विस का। इंपॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि इसके साथ लिंकिंग है आरसीएम वाले चैप्टर की। आगे चलते हैं जी, स्पोर्ट रिलेटेड सर्विसेज। स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू a recognized sports body, point to be noted, recognized sports body वाले केस में ही हम यहां पे स्पोर्ट्स को क्या कराएंगे, एग्जम्प्ट करवाएंगे। सर्विस किसको दे रहे हैं जी, हम सर्विस दे रहे हैं प्लेयर को, रेफरी को, एम्पायर को, कोच को और टीम मैनेजर को। और ये सारे बंदे कहां पे होते हैं सर, ये सारे बंदे फील्ड में प्रेजेंट होते हैं, ये जमीनी स्तर पे काम करते हैं, इसलिए इनको एग्जम्प्ट किया गया है। एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया एग्जाम में टीम मैनेजर का, बच्चे घूम गए, उनका दिमाग घूम गया कि टीम मैनेजर कहां पढ़ा था याद नहीं आ रहा, कहां पढ़ा था याद नहीं आ रहा, क्या ये एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि बीच में से क्वेश्चन निकालता है इंस्टीट्यूट। तो टीम मैनेजर क्या होगा, टीम मैनेजर का काम क्या होता है, टीम मैनेजर क्या होता है, टीम को जोड़ के रखना होता है, टीम से काम करवाता है, टीम से। तो टीम मैनेजर इज अ पार्ट ऑफ टीम, उसको भी जमीन स्तर पे काम करना पड़ता है, फील्ड में रहना पड़ता है, इसलिए उसकी सर्विस भी क्या रखी गई है, एग्जम्प्ट रखी गई है। और ये पार्टिसिपेट करेंगे स्पोर्ट्स इवेंट में जो कि ऑर्गेनाइज किया है आरसीबी, आरसी मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ने। उसके बाद आपने कोई सर्विस दी है किसको, सिलेक्टर्स को, कमेंटेटर्स को, सिद्धू जी को, टेक्निकल एक्सपर्ट को, तो उसको टैक्सेबल रखा गया है। क्योंकि आपका काम क्या है, आपका काम तो फील्ड के बाहर रह के, स्टेडियम के बाहर रह के आपको क्या करना है, कमेंट्री करनी है। अंपायर, टेक्निकल एक्सपर्ट और जो भी सिलेक्टर होते हैं, इनका काम होता है फील्ड के बाहर रह के, तो इनकी सर्विस को टैक्सेबल रखा गया है। अब क्वेश्चन आ गया सर, ये आरबीएस क्या होते हैं, आरबीएस मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, नेशनल स्पोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन बॉडी which regulates sports at international level और बॉडी रेगुलेटिंग स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो यहां पे ज्यादातर जो वर्ड आया है, एक तो इंडिया वर्ड ज्यादा आया है प्लस इंटरनेशनल वर्ड ज्यादा आया है। याद ना रहे तो ऐसे याद कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है।
तो हर जगह इंडियन 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 और इंटरनेशनल 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 या फिर नेशनल नेशनल नेशनल। तो ये सारी बॉडी क्या है आपकी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है। उसके बाद है फीफा कप और वुमेन्स वर्ल्ड कप के केस में अगर आपने टिकट ली है तो टिकट की सर्विस आपकी एग्जम्प्ट है, और कोई सर्विस प्रोवाइड करी है या प्रोवाइड की गई है, पॉइंट यहां पे नोट करने वाला है, या तो फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज वालों सर्विस करी है या उनको सर्विस दी गई है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको भी गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट रखा गया है। मतलब फीफा कंपनी ने कोई सर्विस ली है या सर्विस देनी है, दोनों केस में एग्जम्प्ट रखा गया है। और फीफा कंपनी के किसी सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी उसको भी कोई सर्विस ली गई है, उसको भी गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट रखा गया है। आगे चलते हैं जी, परफॉर्मेंस ऑफ आर्टिस्ट। ये हो गई हमारी स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विस। ये चार्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो के लिंक में या पुराने वाली वीडियो के लिंक में, ताकि ये चार्ट को भी आप प्रिंट आउट लेके रख पाएं। परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट, सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक डांस थिएटर। म्यूजिक डांस थिएटर, म्यूजिक डांस थिएटर। सिर्फ बार क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया आपको? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई मैटर पेंटिंग का है, कोई मैटर स्कल्पचर का है, तो यानी कि मूर्ति बनाने का है, तो उस केस में हम इसको यहां पे कवर नहीं करेंगे। इसलिए कह रहा हूं म्यूजिक डांस थिएटर, म्यूजिक डांस थिएटर से रिलेटेड कोई मैटर अगर आर्ट से रिलेटेड है तो इस एंट्री में कवर नहीं होगा। एग्जम्पशन कब मिलेगी? अगर आपकी कंसीडरेशन नॉट मोर देन 1.5 लाख है। ध्यान रखना 1.5 लाख यहां पे लिखा हुआ है, नॉट मोर देन, अप टू वर्ड नहीं है यहाँ पे। 1.5 लाख से ऊपर होते ही पूरे पे टैक्स लग जाएगा। मान लो 2 लाख रुपए लिया इसने, 2 लाख पे पूरे पे टैक्स लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अप टू वर्ड नहीं लिखा हुआ। म्यूजिक इवनिंग कंसीडरेशन मिला है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख पूरे पे टैक्स लगेगा, 2 लाख पे। अप टू वर्ड नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, अप टू वर्ड नहीं है। ध्यान रखना है आपको, 1.5 लाख से ऊपर जितना भी पैसा लोगे पूरे के पूरे पैसे पे इंक्लूडिंग 1.5 लाख पूरे पे आपका जीएसटी लग जाएगा। ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी किस केस में? अगर आप काम कर रहे हो वेस्टर्न म्यूजिक, हमें वेस्टर्न म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है जी, वेस्टर्न म्यूजिक पे हम कोई एग्जम्पशन नहीं देंगे। मॉडर्न थिएटर पे काम कर रहे हो, फिल्म एक्टिंग पे काम कर रहे हो, टेलीविजन सीरियल पे काम कर रहे हो, ठीक है जी, और ब्रांड एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहे हो, मतलब वेस्टर्न म्यूजिक, मॉडर्न थिएटर, फिल्म एक्टिंग, मतलब जो फिल्म एक्टर होते हैं एक्टिंग करते हैं उनको भी नहीं मिलेगी, टेलीविजन सीरियल के जो एक्टर होते हैं उनको भी नहीं मिलेगी सर्विस की एग्जम्पशन, और ब्रांड एम्बेसडर वाली सर्विस पे ये सर्विस नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखना, 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्ट से रिलेटेड, आर्ट फॉर्म में जो दे रहे हो पेंटिंग और स्कल्पचर, उस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, और मॉडर्न वेस्टर्न फिल्म एक्टिंग टेलीविजन ब्रांड एम्बेसडर, इस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। नॉर्मल केस में अगर आप म्यूजिक दे रहे हो, डांस दे रहे हो, थिएटर दे रहे हो, तो 1.5 लाख तक, 1.5 लाख का नहीं, 1.5 लाख से ज्यादा पे, 1.5 लाख से कम अगर है तो एग्जम्प्ट है, 1.5 लाख से ऊपर होते ही पूरे पे टैक्स हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया परफॉर्मेंस ऑफ आर्टिस्ट। अब कुछ सर्विस हम और कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जम्पशन करते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में पहले आती है बाय लैंड और इनलैंड। लैंड पे चलती है जो, यानी कि बसेस, और उसके बाद पानी के अंदर जो होती है, पानी के अंदर भी कुछ हमारी इनलैंड वाटरवेज होती हैं, उसकी हम बात यहाँ पे करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बाय रेलवे। रेलवे को हमने एग्जम्प्ट किया है, बट रेलवे के फर्स्ट क्लास को और एसी कोच को हमने एग्जम्प्ट नहीं करा। सर फर्स्ट क्लास में क्या एसी नहीं लगा होता? कैसी बातें कर रहे हैं ये? फर्स्ट क्लास में हम एसी को तो बाहर नहीं कर रहे, एसी को हम क्या कर रहे हैं? टैक्सेबल कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास में भी तो एसी लगा होता है। दोस्तों कुछ जगह पे ऐसे हिली एरिया होते हैं जहां पे इतनी ठंड होती है, ठंड में एसी क्यों लगाओगे भाई? मान लो जम्मू कश्मीर में चले गए, श्रीनगर में चले गए, वहां तो ऑलरेडी बर्फ पड़ रही है, वहां पे एसी की क्या काम है? तो फर्स्ट क्लास में चाहे एसी हो या ना हो टैक्सेबल रहेगा। याद रहेगा एग्जाम्पल अब। और अगर एसी लगा हुआ है, चाहे वो थर्ड क्लास हो, चाहे स्लीपर क्लास हो, चाहे कोई भी क्लास हो, अगर एसी लग गया ट्रेन में और आपकी टिकट एसी वाली है तो हमेशा टैक्सेबल रहेगा। तो आप याद कर लेना, फर्स्ट क्लास प्लस एसी क्लास
रेलवे हमेशा टैक्सेबल होता है, रेलवे टिकट टैक्सेबल होती है। ठीक है जी, याद रहेगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्लास टैक्सेबल है और एसी वाला कोच ये आपका टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद है जी, उसके बाद है मेट्रो, मोनोरोल और ट्रामवे। मेट्रो तो बताइए आपको, मेट्रो दिल्ली मेट्रो, मुंबई में मेट्रो है। मोनोरेल होती है जो कि आपकी चलती है सड़क पे, चलती है कई जगह पे, कलकत्ता में या मान लो कोई और स्टेट है वहां चलती है। और ट्रैमवे भी आपकी जो होती है। तो जितनी भी ये ट्रेन होती हैं, जो मोनोरेल, मेट्रो और ट्रैमवे, ये सारी की सारी ट्रेन आपकी जो होती हैं ये पब्लिक के लिए होती हैं, इसलिए इनको एग्जम्प्ट रखा गया है। बेसिकली दे आर नॉट फॉर लग्जरी पर्पस, दे आर फॉर डेली रूटीन ट्रांसपोर्टेशन, इनको एग्जम्प्ट रखा गया है। इनलैंड वाटरवेज, पानी के अंदर जो आपके वो होते हैं, शिप्स होते हैं जो पानी के अंदर चलते हैं, उस इनलैंड मतलब लैंड के पानी के अंदर जो होते हैं उसको भी क्या रखा हुआ है, एग्जम्प्ट रखा गया है। तो ये आपका एग्जम्प्ट है, ये आपका एग्जम्प्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक के लिए यूज किया जाना है, पब्लिक आम जनता के लिए यूज किया जाना है, अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस। टूरिज्म को छोड़ के अगर आप कोई वेसल यूज कर रहे हो और वो इंडिया में यूज कर रहे हो तो उसको एग्जम्प्ट रखा गया है। मैंने कहा जी एक बड़ा सा वेसल है, वो जा रहा है इंडिया के अंदर, मान लो वो गुजरात से कहीं और स्टेट में जा रहा है, उसका पर्पस है लोगों को वहां से वहां जाके छोड़ना, बस खाली पब्लिक को छोड़ना, वहां पे टूरिस्ट का पर्पस नहीं है। तो टूरिस्ट हमें खास चिड़ है। टूरिस्ट वाली बातों को तो गवर्नमेंट साफ साफ बाहर करती है, कह रही है टूरिस्ट आते ही हम टैक्स लगा देंगे, क्योंकि टूरिस्ट का मतलब होता है, क्योंकि हर देश की स्टेट चाहती है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए। और टूरिस्ट क्या करता है, साथ में लक्ष्मी लेके आता है, पैसे लेके, धन लेके आता है, तो वो धन का खर्चा टैक्स पे भी करते थोड़ा बहुत। तो गवर्नमेंट टूरिस्ट को बख्शना नहीं चाहती, टूरिस्ट वाले काम पे कभी भी क्वेश्चन आएगा हमेशा टैक्सेबल बनेगा। तो वेसल अगर पब्लिक काम के लिए जा रहे हैं इंडिया के अंदर तो एग्जम्प्ट है, अगर वेसल टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं तो टैक्सेबल है। उसके बाद मीटर कैब, ऑटो रिक्शा, मैं आपको दिखा देता हूं मीटर कैब क्या होती है सर। जैसे आपका ओला, उबर, ये क्या है आपकी मीटर्ड कैब है। तो मीटर कैब क्या है आपकी, हमेशा एग्जम्प्ट नहीं रहेंगी। सॉरी, मीटर कैब होती है आपकी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, व्हाट इज मीटर कैब, लेट मी शो यू। मीटर कैब क्या होती है मैं आपको दिखाता हूं आपको। ये आपकी मीटर कैब है। पुराने जमाने में हमारे पास जो कैब होती थी उसके अंदर क्या होता था, एक मीटर लगा होता था, आगे मीटर लगा होता था और वो मीटर घुमाता था तब जाके वो कैब चलती थी। तो मीटर कैब को गवर्नमेंट ने कहा गरीब लोग हैं बेचारे, इनको हम एग्जम्प्ट करते हैं, दे आर एब्सोल्युटली, इनकी सर्विस एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट होती है। इनका अपना एक टैक्सी स्टैंड होता है, वहां पे ये खड़े होते हैं, मीटर ऑन करते हैं। ऑटो रिक्शा भी मीटर वाला होता है, उसको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा मीटर कैब को एग्जम्प्ट किया, गरीब आदमी, ऑटो रिक्शा एग्जम्प्ट किया है, ई रिक्शा को भी एग्जम्प्ट किया गया है। तो मीटर कैब, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा तीनों को हमने एग्जम्प्ट कर दिया है। बहुत गरीब लोग हैं बेचारे, इनके पास ना तो कोई ऐप है, ना इनके पास कोई व्हाट्सएप है, ना कुछ है, ये बेचारे अपने मीटर डाउन करा चले, मीटर डाउन किया चले बस। तो इनको एग्जम्प्ट किया गया है। दोबारा बोल देता हूं, अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो फर्स्ट क्लास एसी, फर्स्ट क्लास और एसी टैक्सेबल है, उसके अलावा ट्रेन एग्जम्प्ट है। अगर आप लैंड से मतलब बाई वाटरवेज जा रहे हो तो इनलैंड वाटर है, पानी के अंदर है, तो हमेशा एग्जम्प्ट है। अगर आप जा रहे हो वेसल से, अगर आप टूरिस्ट पर्पस से जा रहे हो तो टैक्सेबल है। अगर आप पब्लिक रीजन से जा रहे हो, इंडिया में जा रहे हो पब्लिक रीजन से, तो एग्जम्प्ट है। यहां पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, एक वेसल है, एक वेसल इंडिया के बाहर जा रहा है, या इंडिया में नहीं घूम रहा, इंडिया के कहीं और जा रहा है, इंडिया में नहीं घूम रहा, इंडिया के बाहर घूम रहा है, तो उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रखना, लोकेटेड इन इंडिया लिखा है यहां पे, इंडिया के बाहर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। तो बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, एग्जामिनर एक लाइन, एक वर्ड को चुरा के आपको क्वेश्चन में डाल देता है। तो ये हो गया हमारा बाई लैंड। अब बात करते हैं बाई एयर एंड लैंड। बाई एयर और लैंड में क्या बोला गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने बोला कि एयर की बात कर रहे हैं हम, अगर आपका एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, मणिपुर में है, मेघालय में है, मिजोरम में है, नागालैंड में है, सिक्किम में है, त्रिपुरा में है और बागडोगरा में है,
अगर आपका एयरपोर्ट, अगर आप एयरपोर्ट इन स्टेट से आप एयर की सवारी कर रहे हो या इन स्टेट में जा रहे हो कहीं और से, जैसे मान लो पुणे से तिरुपरा गए तो एग्जम्प्ट है, तिरुपरा से पुणे गए तो भी एग्जम्प्ट है, इन स्टेट से गए इन स्टेट में गए, दोनों केस में गवर्नमेंट ने कहा एग्जम्प्ट है। सर याद कैसे करेंगे इसको अब? तो ए एम एम एम, एम, ट्रिपल एम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उसके बाद क्या है जी, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और बागालैंड। तो ये हो गया आपका NSTB AA ट्रिपल एम। याद करने की कोटक मैंने इसकी बना नहीं पाया, सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं बहुत टाइम लगा रहा था एग्जामिनेशन में, तो याद करने की मैं बना नहीं पाया, बट आप किसी तरीके से इसको याद कर लो, AAMM ट्रिपल एम NSTB। तो ये आपकी स्टेट अगर आ रही है आपके क्वेश्चन में, और यहां से आप कोई एयर टिकट ले रहे हो, यहां से या यहां के लिए, दोनों आपकी हमेशा एग्जम्प्ट रहेंगी। उसके बाद अगर आप नॉन एयर कंडीशन जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में जा रहे हो, नॉन एसी के केस में गवर्नमेंट कहती है हमें माफ करो यार, गरीब आदमी है, एसी में तो बेचारा पसीने पसीने हो रहे हैं, एसी तो लगा नहीं हुआ गाड़ी में, और आप कह रहे हो जीएसटी लगा दो, यहां बेचारा पसीने में पागल हो गया है। तो अब ये व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कैरिज? सर हमने एक ठेका, ये होती है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, इनका काम होता है ठेका लेना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेना और एक बंदे को वहां से वहां छोड़ देना। ये हर स्टॉप पे नहीं रुकती हैं, ये उस स्टॉप पर रुकेंगे जहां पे रुकना होगा, अदरवाइज वो पब्लिक के लिए ये स्टॉप नहीं होती हैं गाड़ियां। तो ये तरह की बसों को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरिज। अगर इसमें नॉन एसी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एग्जम्प्ट बोल देंगे। अगर एसी वाला है तो ये टैक्सेबल बन जाएगा। उसी तरीके से ये होती हैं ट्रांसपोर्ट, इनको बोलते हैं स्टेज कैरिज। ये हर बस स्टैंड पे रुक जाती हैं गाड़ियां, तो बेसिकली ये हर बस स्टैंड पे रुक जाती हैं, हर पब्लिक को लेती हुई चलती हैं, हर स्टॉप पे रुकती हैं, इसको बोलते हैं स्टेज कैरिज। तो इस स्टेज कैरिज के लिए भी गवर्नमेंट ने बोल दिया आगे कि अगर ये नॉन एसी हैं तो एग्जम्प्ट है, अगर आपका एसी वाली हैं तो टैक्सेबल है। सिंपल फंडा है, नॉन एसी वाले केस में बाहर है, एसी वाले केस में टैक्सेबल है। उसके बाद कह रहा है अदर देन रेडियो टैक्सी। रेडियो टैक्सी हमेशा क्या रहेगी आपकी, रेडियो टैक्सी हमेशा आपकी टैक्सेबल रहेगी। सर रेडियो टैक्सी क्या होती है? जैसे आपकी ओला कैब है, उबर कैब है, ये आपकी होती है रेडियो टैक्सी। मतलब इसके अंदर ये लिखा हुआ है लॉ के अंदर कि अगर यहाँ पे ऐसा सिग्नल लगा हुआ है, ऐसा एक जीपीएस लगा हुआ है जिसका एक कंट्रोल किसी और कंपनी के पास भी है, ओला के पास भी है, उबर के पास भी है, तो उस टैक्सी को हमने क्या करा है, उसकी सर्विस को हम टैक्सेबल सर्विस देंगे। इसका जो टैक्स है बेसिकली देती है ई कॉमर्स ऑपरेटर कंपनियां, वो देती हैं, बट हाँ वैसे रेडियो कैब टैक्सी जो है वो टैक्सेबल रहेंगी। तो मैं अगर आपको बताऊं मोटर के केस में अगर मीटर्ड कैब है, मीटर्ड कैब टैक्सेबल नहीं है क्योंकि उस पर मीटर लगा होता है, और रेडियो टैक्सी अगर आ जाए ओला उबर वो टैक्सेबल रहेंगी। ठीक है जी। एक बात और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कह रहा है एक एलिफेंट राइड ले रहे हो आप, कैमल राइड ले रहे हो। अब कैमल राइड और एलिफेंट की राइड ले रहे हो, वो तो किसी कैरेज में नहीं आती है, तो उसको हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में टैक्सेबल करके आना है। बच्चा यहाँ बोलेगा सर कहाँ पढ़ाई, तो मैंने पढ़ाई नहीं कहीं भी। ये राइड जो ले रहे हो आप, ये जॉय के लिए, इंजॉयमेंट के लिए ले रहे हो, बेसिकली जॉय राइड है ये। तो इन राइड्स में अगर आप ले रहे हो तो एलिफेंट की, कैमल की, ये टैक्सेबल होगी 18% से, इसको एग्जाम्प्ट नहीं किया गया। तो ये लिख लो आप, इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी है, एम्बार्किंग फ्रॉम एंड टर्मिनेटिंग रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। एयरपोर्ट के अंदर क्या होता है, जब एयरपोर्ट पे जाते हो आप, तो एयरपोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि आपका मेट्रो से एयरपोर्ट बहुत दूर होता है, या मान लो बस स्टैंड से एयरपोर्ट दूर होता है, तो उस केस में गवर्नमेंट आपको एक सुविधा देती है कि हम एयरपोर्ट से या एयरपोर्ट तक आपको फ्री में सर्विस देंगे। क्या सर्विस देंगे जी आपको? हम बड़ी नॉमिनल कॉस्ट पे आपको सर्विस देंगे, हम आपको एयरपोर्ट छोड़ देंगे। तो अगर आपको कोई सर्विस दी है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर, तो उस केस में हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे, और ये एग्जम्पशन रहेगी 3 साल के लिए। ये एग्जम्पशन अभी रिसेंटली आई है, तो ये आपकी एग्जम्पशन रहेगी। इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, बड़ा ध्यान रख लो कि रीजनल
कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर कोई हम सर्विस दे रहे हैं तो उसको हमने एग्जम्प्ट रखा गया है। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया दोस्तों, सिंपल डिस्कशन है। अगर नॉन एसी है तो एग्जम्प्ट है हमेशा, अगर एसी है तो हमेशा टैक्सेबल है। ये बात तो हमें याद हो गई है। उसके बाद अगर फर्स्ट क्लास है तो हमेशा टैक्सेबल है, फर्स्ट क्लास देखना है ट्रेन के अंदर। उसके बाद अगर आपकी वेसल इंडिया में है और वो टूरिस्ट के पर्पज से नहीं जा रही तो हमेशा एग्जम्प्ट है। मीटर्ड कैब है, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा है तो हमेशा एग्जम्प्ट है। अगर रेडियो टैक्सी है तो हमेशा टैक्सेबल है। एयर के केस में अगर आपके ये असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बंगलुरु, अगर इनसे कोई एयर टिकट जा रही है या फिर यहाँ पे आप पहुंच रहे हो तो हमेशा एग्जम्प्ट रहेगा, क्योंकि ये स्टेट ऐसी स्टेट है जिनके केस में हम कहते हैं जी, इन स्टूडेंट ने सीधा अप्रोच किया कि हमारी छोटी स्टेट है, हमारे यहाँ छोटा स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आती है मोटी मोटी, तो हमारे पे एयर टिकट पे जीएसटी ना लगाया जाए। उसके अलावा स्टेज कैरीज है, नॉन एसी है तो एग्जम्प्ट है। तो ये हमने पढ़ लिया जी। अब हम एक बार इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं इसके। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन वेसल इन नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवेज होता है वो इनलैंड होता है और इनलैंड होता है। इनलैंड के केस में क्या करेंगे हम, तो वाटरवेज इनलैंड वाटर है, इसको हम क्या करेंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर कंडीशन, एयर कंडीशन से हमें खास दिक्कत है, टैक्सेबल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय नॉन एयर कंडीशन, स्टेज कैरीज है, एग्जम्प्ट है, नॉन एयर कंडीशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय कॉन्ट्रैक्ट कैरीज फॉर टूरिस्ट पर्पस, टूरिस्ट वाले से हमें खास दिक्कत है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय मुंबई टू चेन्नई, मुंबई टू चेन्नई गए हैं हम, कैसे वेसल से गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, इंडिया में गए हो, पर टूरिस्ट के लिए नहीं गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, इसको हम क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे, क्योंकि आप टूरिस्ट पर्पस के लिए नहीं गए। सर्विस बाय पैसेंजर मीटर्ड कैब, मीटर कैब क्या है, एग्जम्प्ट है। रेडियो टैक्सी क्या है, टैक्सेबल है। रेडियो टैक्सीबल क्या है, टैक्सेबल है। उसके बाद पैसेंजर इन नॉन एसी में क्या है, एग्जम्प्ट है। और उसके बाद है लास्ट में पैसेंजर इन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरी, ये भी टैक्सेबल होगा। तो एसी टैक्सेबल, फर्स्ट क्लास टैक्सेबल, इनलैंड एग्जम्प्ट, टूरिस्ट ऑलवेज टैक्सेबल। ये मोटा मोटा हमें याद हो गया इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी ये आपकी थोड़ा सा एरर है, इसको आप यहां पे ठीक कर लेना, ये थोड़ा सा मैं ठीक करके दे दूंगा आपको, तो ये थोड़ी सी चेंज होने हैं। तो ये हो गया आपका सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। नेक्स्ट सर्विस करते हैं जी, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वो होती है जिसको कंसाइनमेंट नोट इशू करने की पावर होती है, जो कंसाइनमेंट नोट या बिल्टी भी कहते हैं उसको इशू करता है, उसको बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो उस केस में आपको क्या है, गुड्स कैरेज, कि अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो अगर आपका जो गुड्स है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो आप जो फ्रेट चार्ज करोगे वो एग्जम्प्ट रहेगा, उस पर टैक्स नहीं लोगे, क्योंकि एग्रीकल्चर को हम, किसान को हम बिल्कुल भी कहीं से परेशान नहीं करना चाहते, उसके प्रोड्यूस पे कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उसको एग्जम्प्ट किया गया है। अगर आपका फ्रेट चार्ज 1500 तक है, 1500 से एक्सीड नहीं किया है, तो भी हम आपको क्या लगाएंगे, हम आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। अगेन यहाँ पे अप टू वर्ड नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है डज नॉट एक्सीड 1500। अगर 1500 से एक्सीड हो गया, 2000 हो गया, तो पूरे 2000 रुपए पे जीएसटी लगेगा, इंक्रीमेंटल वाले पे नहीं लगेगा। अगर आप जैसे मान लो एक ट्रक है, एक ट्रक में आप गुड्स लेके जा रहे हो, मिस्टर ए का और मिस्टर बी का। मिस्टर ए का जो फ्रेट है वो है 800 रुपए और मिस्टर बी का जो फ्रेट है वो है, मान लो वो है आपका 700 रुपए। तो दोनों का जो फ्रेट है वो कितना हो गया आपका, 1500 रुपए हो गया, और ये 1500 से एक्सीड नहीं कर रहा। गवर्नमेंट कह रही है हम इस सिचुएशन को यहां कवर कर लेंगे। अगर आपके पूरे ट्रक में अगर कोई अलग अलग सामान जा रहा है, अलग अलग बंदों का सामान जा रहा है, तो हम जो लिमिट चेक करेंगे वो चेक करेंगे 800 रुपए, यानी कि इस वाले मिस्टर ए को जीएसटी देना पड़ जाएगा
800 रुपए पे। अगर ये अकेला जा रहा होता तो जीएसटी नहीं लगता, अगर ये अकेला जा रहा होता तो हम लिमिट होते 1500 रुपए। बट अगर आप इसने क्लबिंग करा दी है, क्योंकि इसको बोलते हैं क्लबिंग, इसने एक ही ट्रक में उस ट्रक में माल भेजा है जिस ट्रक के अंदर किसी और बंदे का भी गुड्स जा रहा है, शेयरिंग कर रहे हो आप, शेयरिंग कैब होती है, तो उस केस में, शेयरिंग वाले केस में आपकी लिमिट चेक की जाएगी 800 रुपए। अगर आप शेयरिंग नहीं कर रहे और आप नॉर्मल जा रहे हो तो आपकी लिमिट चेक की जाएगी 1500 रुपए। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल ध्यान रखना। अगर आप शेयरिंग कर रहे हो उस केस में लिमिट 750 रुपए है। अगर आप सिंगल कैरेज में जा रहे हो, अगर आप सिंगल कैरेज में जा रहे हो, ये लिखा हुआ सिंगल कैरेज, तो आपकी लिमिट रहेगी 1500 रुपए। उसके बाद अगर आप लेके जा रहे हो मिल्क, सॉल्ट, ग्रेन फूड, फ्लोर, पल्सेस, राइस, ये सारी क्या है, बेसिकली ये भी आपकी एक तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या आपके डेली एसेंशियल यूज के प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क ले आना, तो इस केस में हमेशा हम एग्जम्प्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ऑर्गेनिक मैन्योर लेके जा रहे हो, ऑलवेज एग्जम्प्ट। न्यूज़पेपर, मैगजीन लेके जा रहे हो जो कि रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ऑफ न्यूज़पेपर, ध्यान रखना, रजिस्टर्ड ऑफ न्यू, सारी मैगजीन लेके नहीं जानी, ओनली वो मैगजीन जो कि रजिस्टर्ड है विद रजिस्टर्ड ऑफ न्यूज़पेपर। आप लेके जा रहे हो रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, किसी ने बम फोड़ दिया है या किसी ने कोई भूकंप आ गया है, आग लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, उस केस में अगर आप कोई रिलीफ मटेरियल लेके जा रहे हो, उस केस में भी क्या बोलेंगे हम, फ्रेट एग्जम्प्ट कर देंगे। डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट लेके जा रहे हो, जैसे एक मूवी आई थी अभी जॉन अब्राहम की, तो वो मिलिट्री इक्विपमेंट लेके जा रहे थे, तो उस केस में भी क्या हो गया, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये सारे केस में जहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जहां पे फ्रेट की जो लिमिट है वो दे दी हमने 1500 और 750 रुपए। मिल्क, सॉल्ट, फ्रूट लेके जा रहे हो, ऑर्गेनिक मैन्योर लेके जा रहे हो, न्यूज़पेपर लेके जा रहे हो और रिलीफ मटेरियल लेके जा रहे हो, तो इस केस में गवर्नमेंट को एग्जम्प्ट कर देंगे। ये आपको याद कैसे करने हैं सर, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन करोगे, अपने आप आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद कुछ केस में गवर्नमेंट, मैंने आपको हिंट भी दी है, यहाँ पे हिंट से आपको थोड़ी चीजें क्लैरिटी हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल के केस में हम क्या एग्जम्पशन दे रहे हैं, तो ये वाली एग्जम्पशन सेम है, रिलीफ मटेरियल, ये एग्जम्पशन सेम है जो जीटीए में थी, ये एग्जम्पशन सेम है जो वहां पे थी, ये वाली एग्जम्पशन नहीं आई है रेलवे इक्विपमेंट। अगर रेलवे इक्विपमेंट लेके जा रहे हो रेल में या वेसल में, अगर रेलवे इक्विपमेंट लेके जा रहे हो रेल वेसल में तो एग्जम्प्ट है। अगर आप लेके जा रहे हो ट्रक में ले जा रहे हो तो एग्जम्प्ट, वैसे ट्रक में लेना पॉसिबल नहीं है, फिर भी बता रहा हूं, लेके जाते तो एग्जम्प्ट नहीं है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके जा रहे हो सेम है बिल्कुल, ये पहले वाली सेम है। उसके बाद मिल्क, सॉल्ट और फूड लेके जा रहे हो एग्जम्प्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर लेके जा रहे हो तो एग्जम्प्ट है। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है 1500 रुपए की, यहाँ कोई लिमिट नहीं है 1500 रुपए 750 रुपए की। रेल वाले केस में, वेसल वाले केस में कोई लिमिट नहीं है, बट ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, रेलवे इक्विपमेंट। बाकी सारे पॉइंट सेम है, बट ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा है। और ट्रक वाले केस में 750 और 1500 वाला केस एक्स्ट्रा है। याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। तो ये एग्जम्पशन हो गई रेल की और वेसल की, सिंपल है जी। रिलीफ मटेरियल हमेशा एग्जम्प्ट, डिफेंस हमेशा एग्जम्प्ट, न्यूज़पेपर मैगजीन हमेशा एग्जम्प्ट, एग्रीकल्चर हमेशा एग्जम्प्ट, मिल्क, सॉल्ट, फूड हमेशा एग्जम्प्ट, ऑर्गेनिक हमेशा एग्जम्प्ट, क्योंकि ये आइटम ज्यादातर एग्जम्प्ट आइटम है या ज्यादातर बहुत जरूरी आइटम है गवर्नमेंट की, इसलिए इसको बाहर रखा गया है। उसके अलावा रेलवे इक्विपमेंट एक्स्ट्रा डाल दिया यहाँ पे, वो भी एग्जम्प्ट होगा। इन केस ऑफ ट्रक वाले केस में सारी चीजें सेम है, रेलवे इक्विपमेंट बाहर है, वो नहीं है वहां पे। और दूसरा क्या है, 750 और 1500 की लिमिट वहां पे एक्स्ट्रा है। याद करने के लिए आप एक कॉमन चार्ट बना सकते हैं ताकि दोनों चीजें कंबाइंड हो जाएं। अब बात करते हैं जी अदर ट्रांसपोर्टेशन। अदर मोड के अंदर क्या आ गया, जीटीओ को छोड़ के अब बाकी ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, मतलब रेडी, ठेला, कार, इसकी बात कर रहे हैं हम। अगर इसमें हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये बात लिखी नहीं हुई लॉ में ऐसी, मैं बता रहा हूं ये इंटरप्रिटेशन है मेरी, कि हम किसी और मोड की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सारी सर्विस आपकी एग्जम्प्ट है अगर बाई रोड लेके जा रहे हो, एक्सेप्ट जीटीए और कोरियर। मतलब बाई रोड में गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है सिर्फ जीटीए के ऊपर और कोरियर के ऊपर। कोरियर एजेंसी भी आजकल गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है,
वो बल्कि आपको बिल्टी इशू नहीं करती, तो उस केस में भी हम हमेशा टैक्सेबल करेंगे। बाई रोड अगर आप किसी भी मोड से लेके जा रहे हो, ठेले से, कैमल से, हाथी से, या मतलब गधे से, घोड़े से, किसी से भी लेके जा रहे हो, तो आपको हम एग्जम्प्ट कर देंगे। उसके बाद अगर आप इनलैंड वाटरवेज से जा रहे हो, तो ये हमारा पैसेंजर भी बाहर था और ये भी आपका एग्जम्प्ट रहेगा। ये बात यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है, इस एंट्री में क्लियरली मेंशन नहीं है कि हम बात कर रहे हैं रेडी ठेले की और कार की, बट पता कर लग रहा है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रोड के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रोड के सारी सर्विस एग्जम्प्ट है, सारी सर्विस एग्जम्प्ट है सिवाय इसको छोड़कर। तो बाई रोड के अंदर क्या बचा, बाकी ये बचा कार, ठेला वेला, ये बचा, तो ये सारी एग्जम्प्ट हो गई। सिर्फ रोड के केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जीटीए सर्विस और कोरियर सर्विस को छोड़ के सारी एग्जम्प्ट है, और इनलैंड वाटर हमेशा हम आपकी एग्जम्प्ट रहेगी, बाकी सारी क्या है, टैक्सेबल रहेंगी। तो ये आपकी एग्जम्प्ट है। मैं दोबारा बोल देता हूं, रोड वाले केस में कोरियर और जीटीए को छोड़ के सारी एग्जम्प्ट है, और पानी वाले केस में इनलैंड वाटर आपकी एग्जम्प्ट रहेगी। अब बात करते हैं जी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू जीटीए, प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। गवर्नमेंट ने बोला अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई सर्विस दोगे तो हम क्या बोलेंगे उसको, वो एग्जम्प्ट रहेगी, वो एग्जम्प्ट रहेगी। आपको याद होगा अपना चैप्टर आरसीएम वाला, वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई जीटीए सर्विस दे रहा है इन बंदों को, किन बंदों को, रजिस्टर्ड फैक्ट्री एक्ट में, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, इनको सर्विस दे रहा है, तो इन पे था रिवर्स चार्ज। क्या था, रिवर्स चार्ज। प्लस इसमें ऐड कर लो अगर वो सर्विस दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो भी हम क्या लगाते थे, रिवर्स चार्ज लगाते थे। मतलब कि, और उसमें कंडीशन थी कि जीटीए चार्ज कर रहा है 5%, जीटीए 5% वाले रेट पे, तो भी हम रिवर्स चार्ज लगाएंगे। अगर वो 12 चार्ज कर रहा है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। तो गवर्नमेंट सिंपल कह रही है कि भाई साहब रजिस्टर्ड पर्सन को छोड़ दो, फैक्ट्री को छोड़ दो, सोसाइटी को छोड़ दो, बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ दो, इनको छोड़ के जीटीए किसी को भी सर्विस दे रहा है, किसी को भी सर्विस दे रहा है, तो हर केस में उसको एग्जम्पशन दे देंगे, बाकी अदर पर्सन को एग्जम्पशन दे देंगे, बट रजिस्टर्ड को नहीं छोड़ना और इन लोगों को नहीं छोड़ना। इसके अंदर हम क्या देते हैं, आरसीएम में टैक्स पे करते हैं। अगर आरसीएम में टैक्स पे करते हैं, अगर वो टैक्स लगा रहा है 5% का, अदरवाइज 12% का लगा रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज में पे करेगा। दोबारा बोल देता हूं सर, आरसीएम वाले केस में, जीटीए वाले केस में, अगर जीटीए सर्विस दे रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो एग्जम्प्ट है, ठीक है जी, क्लियर है। बट अगर अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री है तो एग्जम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल हो जाएगा। तो अनरजिस्टर्ड प्लस फैक्ट्री वगैरह को दे रहा है, अगर फैक्ट्री को दे रहा है तो हम हमेशा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड चेक नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, इन सबको छोड़ के जीटीए अगर कोई सर्विस दे रहा है किसी को, इन सबको छोड़ के, यानी कि अगर मैं बात करूं मोटा मोटा, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को दे रहा है, अगर अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को दे रहा है कोई जीटीए सर्विस तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसका नेट शेल क्रक्स ये है कि जीटीए सर्विस दे रहा है अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसको हम तंग नहीं करना चाहते भाई साहब, आप अनरजिस्टर्ड हो, आप इंडिविजुअल हो, आपको तंग नहीं करना चाहते, या आप एचयूएफ हो एंड अनरजिस्टर्ड एचयूएफ हो, आपको भी हम तंग नहीं करना चाहते। आपके लिए क्या है जी, आपके लिए जीएसटी एग्जम्प्ट है। आपके अलावा जो भी बंदा आएगा जीटीए सर्विस लेगा उसके लिए उसको आरसीएम में जीएसटी देना पड़ेगा। बात करोगे जी, अगर 5% टैक्स लग रहा है, अगर 12 लग रहा है तो जीटीए देगा फॉरवर्ड चार्ज में। एक बार इसकी लिंकिंग आप कर लेना अपने आरसीएम चैप्टर से, और चार्ट को जो आपने चार्ट बनाया था पहले इसको रिवाइज कर लेना अब इस हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी करा पार्टनरशिप फर्म और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये भी हमारा उस लिस्ट में आ गया। इनको भी सर्विस दे रहे हैं तो इसके केस में के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स लगाना पड़ेगा, एग्जम्प्ट नहीं है। तो इन सब की इन सब को छोड़कर, इनको और इनको छोड़कर जो बाकी बचे बैलेंस, वो क्या बचा, वो आपका बचा अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल और एचयूएफ। इसके लिए एग्जम्प्ट है, बाकी लिए एग्जम्प्ट नहीं है। आगे चलते हैं जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट। अगर आपने कोई एयरक्राफ्ट की सर्विस ली है और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कराया है इंडिया के बाहर कराया है, गवर्नमेंट ने बोला हम एक्सपोर्ट
एयर इतना महंगा है, लोग एयर से जाना पसंद नहीं करते। बेसिकली एयर की सर्विस बहुत महंगी है, तो लोग एयर से ट्रांसपोर्टेशन करना बाहर पसंद नहीं करते क्योंकि इतना महंगा है एयर का खर्चा। तो गवर्नमेंट बोला एयर के ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। अगर आप इंडिया के बाहर कुछ भेज रहे हो तो हम एयर के ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। हमने कहा जी एयर फ्रेट आपने चार्ज करा है, ये तो इंडिया के बाहर से आया है, ये तो हो गया आपका इंपोर्ट। इंडिया के बाहर से आपका गुड्स आया है तो हम उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। ये एक नई नोटिफिकेशन आई है, अगर आपने इंडिया के बाहर कोई गुड्स भेजा है तो उसके बाद भी हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। इंडिया के बाहर आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर किया है, जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकती है, एयर फ्रेट इंडिया के बाहर हमने कोई एक्सपोर्ट किया है, उस केस में हम एयर फ्रेट पे जीएसटी एग्जम्प्ट रखेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है ये 30 सितंबर 2021 तक एप्लीकेबल है, उसके बाद ये हट जाएगी। उसके बाद हम चाहते हैं जी हम सी फ्रेट पे भी एक्सपोर्ट वाले केस में, जो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सी वाले केस में भी हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। ये एंट्री भी 30 सितंबर 21 के बाद हट जाएगी। तो ये 2 पॉइंट जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सी फ्रेट फॉर एक्सपोर्ट गुड्स और एयर फ्रेट फॉर एक्सपोर्ट गुड्स को आज की डेट में गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया हुआ है। उसके बाद सैटेलाइट लॉन्च। आप सोचोगे सर सैटेलाइट क्या मतलब है? सैटेलाइट तो ट्रांसपोर्ट ही होती है, सैटेलाइट जाती है जब ऊपर तो वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जाती है। तो गवर्नमेंट ने बोला ट्रांसपोर्टर के जरिए जो सैटेलाइट सर्विस जाती है उसको भी हम एग्जम्प्ट करेंगे, अगर वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने करी है तो। इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू पर्सन रजिस्टर्ड फॉर टीडीएस ओनली। एक गवर्नमेंट कंपनी है, उस गवर्नमेंट कंपनी ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीटीएस एंड टीसीएस। वैसे आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है क्योंकि सेक्शन 24 में लिखा हुआ था कि टीसीएस और टीडीएस के प्रोविजन आपके एग्जाम में इंटर लेवल पे नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी बता रहा हूं आपको, किसी कंपनी ने अगर, किसी गवर्नमेंट ने अगर रजिस्टर्ड लिया है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 51, तो उस केस में हम उसको एग्जम्प्ट कर देंगे। उसके ऊपर जो भी जीटीए सर्विस है उसको हम एग्जम्प्ट कर देंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा जी, एक बंदे ने, एक जीटीए ने, ट्रक वाले ने गवर्नमेंट को सर्विस दी और वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हुई है जीएसटी में ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51, उसको हम एग्जम्प्ट कर देंगे। वो जीएसटी गवर्नमेंट नहीं देगी। ओनली अगर वो किस काम के लिए सर्विस ले रही है, ओनली फॉर टीडीएस के लिए जीएसटी नंबर ले रही है, तो हम उसको एग्जम्प्ट कर देंगे। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, फिर भी आपको मैंने करा दिया है। अब देखते हैं जी, क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क क्या होगा जी? एग्जम्प्ट होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक्स, अब आप देखोगे बुक्स है और बुक्स देखते ही आप कहोगे इसको तो एग्जम्प्ट करके आ जाओ, तो बड़ी काम की चीज है। भाई बुक्स एग्जम्प्ट, बुक्स हमारी लिस्ट में कहीं भी नहीं आई थी। हमारी लिस्ट में रिलीफ मटेरियल आया था, मिल्क आया था, सॉल्ट आया था, बुक हमारे एग्जाम में, तो बुक क्या है? टैक्सेबल है, ये एग्जम्प्ट है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर 600 रुपए है, 600 रुपए क्या है? एग्जम्प्ट है, क्योंकि ये 60 क्या है, ये आपका सिंगल 1500 रुपए से कम है, तो ये आपका हो जाएगा एग्जम्प्ट, ये हो जाएगा टैक्सेबल, ये हो जाएगा एग्जम्प्ट। सिंपल क्वेश्चन है, बट ये गलती मत करना कभी आप बुक देख के बोलो जी बुक तो बड़ी एसेंशियल चीज होती है, इसको तो बाहर रखा गया है। जो हमने पढ़ा है वही बाहर करना है, फालतू चीजों को बाहर नहीं करना। तो ये हमारा आंसर है। जीएसटी इज पेबल, तो ये एग्जम्प्ट है। एग्जम्पशन इज अवेलेबल, 1500 रुपए एग्जम्पशन मिलेगी इसको। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक्स की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक्स के केस में तभी मिलता है, तो ये हमारा जीएसटी पेबल हो जाएगा और ये हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ जीटीए एंड जीटीए सर्विसेज। तो गुड्स बाय रेल की बात हो रही है। यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्टेशन किया है पोस्टल का, पोस्टल बैग हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा सर। पोस्टल मेल हमने नहीं पढ़ा, तो ये हो जाएगा टैक्सेबल। आपको ध्यान रखना है जो हमने बातें पढ़ी हैं, रिलीफ मटेरियल, फूड, मिल्क, वही आपको रखना है, बाकी सारी चीजें बाहर हैं, तो टैक्सेबल हो जाएगा। हाउस होल्ड इफेक्ट टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि हमने नहीं पढ़ा। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी हमारी लिस्ट में नहीं आता। जो लिस्ट वहां पे दी हुई है उसी को बाहर करना है। बार बार बोल रहा हूं, फालतू चीजों को बाहर मत कर देना।
ये आया काम का रिलीफ मटेरियल, ये हो जाएगा एग्जम्प्ट। न्यूज़पेपर पढ़ के आए थे जी एग्जम्प्ट, मिल्क पढ़ के आए थे जी एग्जम्प्ट, टी सर ये हो जाएगा टैक्सेबल, शुगर सर ये हो जाएगा टैक्सेबल। सर ये तो बड़े काम की चीजें हैं, नहीं नहीं नहीं, जो बात वहां लिस्ट में थी उसी को बाहर करना है। अल्कोहल बेवरेज सर ये हो जाएगा टैक्सेबल। डिफेंस यस ये पढ़ा हुआ था हमने, एग्जम्प्ट है। ऑर्गेनिक पढ़ा हुआ था, एग्जम्प्ट है। बेल्ड कॉटन सर ये नहीं पढ़ा हुआ था, याद करो ये नहीं पढ़ा, तो ये हो जाएगा टैक्सेबल। अदर गुड्स क्या हो जाएंगे टैक्सेबल। तो इस तरह से आपको काम करना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, गलती नहीं करनी। चार्ट बना लो, इसका चार्ट बना के ज्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी। तो ये हमारे आंसर हो गए। अब हम पढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ABC ट्रांसपोर्ट इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, ठीक है। कंप्यूट द टैक्सेबल सप्लाई और ABC ट्रांसपोर्टर। इसने टोटल फ्रेट चार्ज करा है 13 लाख रुपए का। 13 लाख रुपए का क्या किया है, टोटल फ्रेट चार्ज करा है इसने, और इसने फ्रूट का ट्रांसपोर्टेशन किया है। तो सर फ्रूट का ट्रांसपोर्टेशन तो बाहर हो जाएगा। अब ध्यान रखना, टोटल फ्रेट ये चार्ज करा है, टोटल फ्रेट की बाइफरकेशन आपको ये दे रहा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कहेंगे जी ये तो आपका टैक्सेबल है, ये आपका एग्जम्प्ट है, ये एग्जम्प्ट है, ये टैक्सेबल है, सारा गुड़ गोबर करके आ जाएंगे। ये आपका टोटल फ्रेट है, उसी के ये छोटे छोटे पार्ट इसने दे दिए, टोटल में से इतना आपको दे रहा है बाइफरकेशन। ध्यान रखना, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। टोटल फ्रेट 13 लाख रुपए है, उसमें से फ्रूट वाला 2 लाख रुपए है, ये एग्जम्प्ट होना चाहिए सर। उसके बाद 750 रुपए के हमारे स्मॉल कंसाइनमेंट है, तो ये भी सर एग्जम्प्ट है। उसके बाद हमारे पास 1500 रुपए के स्मॉल व्हीकल के क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के स्मॉल व्हीकल के हैं, मतलब व्हीकल की बात कर रहा है ये, तो क्या होगा जीटीए मान लेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा, ये भी आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो 13 में से आप 2 माइनस कर दोगे, 1 माइनस कर दोगे और 1.5 माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल सप्लाई। इस पे लगाना है 12%। अब एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि ये 12% कौन देगा, ये जीटीए देगा, क्योंकि 12% देने पे रिवर्स चार्ज नहीं लगता, फॉरवर्ड चार्ज लगता है, तो इसके ऊपर जीटीए देगा, जीटीए इसके ऊपर पे कर देगा फॉरवर्ड चार्ज में। अगर यहाँ पे लिखा होता 5% तो सप्लायर देता ऑन बिहाफ ऑफ जीटीए अंडर आरसीएम। तो ध्यान रखना 12% पे जीटीए इस पे टैक्स देगा। तो इस क्वेश्चन में सुनने वाला क्या था कि हमें ध्यान रखना है टोटल फ्रेट दिया हुआ है, इसमें से ये लेस करना था जो एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट लेस करने के बाद हमारा आ जाएगा टैक्सेबल, और टैक्सेबल पे लगाना है हमारे को जीएसटी। ठीक है जी दोस्तों आज की लास्ट वाली सर्विस कर लेते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है, एग्जामिनर बीच में आपको दे देता है कि भाई ये बताओ इसमें आईटी जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट की बात कर लेंगे या फॉरेक्स की बात कर लेंगे। अगर हमने बैंक ने या किसी और बंदे ने लोन दिया है तो उसको हम एग्जम्प्ट करते हैं, पर हम क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे कभी भी इंटरेस्ट लेस नहीं करते। तो ध्यान रखना, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे कभी भी हम एग्जम्पशन नहीं देंगे। क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा आपका क्या रहेगा, नॉट एग्जम्प्ट। और उसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट है या डिस्काउंट है, इसको भी हम एग्जम्प्ट कर देते हैं। एक बंदा है, उसने गाड़ी का लोन लिया साय वाले से, तो साय वाले ने उसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, उसने गाड़ी का लोन बैंक से लिया है। तो आपको याद होगा सेक्शन 15 में अगर वेंडर ने कोई इंटरेस्ट लिया है, डिले पेमेंट लिया है, तो वो वैल्यूएशन का पार्ट बनता है। सेक्शन 15 में हम उसको ऐड करते हैं। ध्यान रखना कि अगर हमने लोन सप्लायर से लिया है और सप्लायर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो सेक्शन 15 में वैल्यूएशन में ऐड होगा। दोबारा बोल देता हूं, अगर हमने वेंडर से लोन लिया है और उसने हमसे इंटरेस्ट चार्ज करा है, डिले पेमेंट चार्ज करा है, तो वो सप्लाई सेक्शन 15 में ऐड होगा। अगर हमने लोन लिया है थर्ड पार्टी से या बैंक से और बैंक ने हमारे से कोई इंटरेस्ट चार्ज करा है या डिस्काउंट चार्ज करा है या हमें डिले पेमेंट चार्ज करा है, तो उसके ऊपर सर्कुलर आया हुआ है, इस केस में हम वैल्यू में ऐड नहीं करते, क्योंकि सप्लायर से बैंक वाले का कोई लेना देना नहीं है। सप्लायर से उसकी वैल्यू में ऐड नहीं कराएंगे, उसको हम इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है, ये जो
बैंक ने दिया है, फाइनेंशियल कंपनी ने दिया है, इस तरह का डिलेड इंटरेस्ट या डिलेड पेमेंट हम इसको भी एग्जम्प्ट कर देते हैं। इस तरह का सर्कुलर आया हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो हम लोन पे देते हैं या डिले पेमेंट पे देते हैं वो हमेशा एग्जम्प्ट रहेगा। ठीक है जी दोस्तों। उसके बाद इंटर सेल ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी। हमने फॉरेन करेंसी सेल परचेज करी है, किसने? बैंक ने आपस में करी है, या ऑथराइज डीलर ने करी है, या फॉरेन एक्सचेंज ने करी है, या बैंक ने और डीलर ने करी है। मतलब फॉरेक्स के केस में जो फॉरेक्स सेल परचेज हुई है उस केस में हम जीएसटी एग्जम्प्ट करते हैं। आपने एक बात नोट करी होगी यहाँ पे, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांस कंसिडरेशन इज इंटरेस्ट एंड। अगर इंटरेस्ट चाहे बैंक ने दिया हो चाहे किसी आम बंदे ने दिया हो, हर केस में इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है। यहां बैंक मेंशन नहीं किया हुआ, यहां ये नहीं लिखा हुआ कि बैंक वाले केस में इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होगा। बट अगर आपका इंटरेस्ट या लेट फीस सप्लाई से रिलेटेड है तो उसको कंपोजिट सप्लाई मान लेते हैं, इसीलिए उसको वैल्यू में ऐड कराया था। दोबारा सुनते हैं एक बार, समझ नहीं आया सर? मैंने कहा जी अगर आम बंदे ने किसी बंदे को लोन दे दिया, मैंने कहा जी आप लोन ले लो 5 लाख रुपए का। अब लोन पे जो ब्याज आ रहा है वो एग्जम्प्ट है, चाहे बैंक ने दिया हो, चाहे कंपनी ने दिया हो, चाहे किसी बंदे ने दिया हो, एग्जम्प्ट है। बट मैंने कोई सामान बेचा है, मैंने सामान बेचते हुए उसके ऊपर कंडीशन लगा दी कि अगर आप लेट पेमेंट करोगे तो मैं ब्याज लगा दूंगा। वो ब्याज लोन नहीं है, वो ब्याज लोन पे नहीं दिया जा रहा, एडवांस पे नहीं दिया जा रहा, वो तो इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं हमारी सप्लाई की वजह से, और सेक्शन 8 कंपोनेंट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की वजह से इंटरेस्ट जो लग रहा है वो प्रिंसिपल वाले पे। तो हम कह रहे हैं जी हम काम नहीं करते इंटरेस्ट लोन देने का, हमारा काम क्या है? हमारा काम तो सामान बेचना है। बट अगर आपने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया हमने तो हम उसको वैल्यू में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो लोन नहीं है, एडवांस नहीं है, वो तो सप्लाई की वजह से इंटरेस्ट हम ले रहे हैं तो वो ऐड होगा। बट अगर आम आदमी ने कोई लोन दे दिया और उस पर इंटरेस्ट ले रहा है तो उसके लिए भी वो एग्जम्प्ट है। ये वाली एंट्री ध्यान से पढ़ोगे, ये सिर्फ बैंक के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए है, अगर वो लोन दे रहा है या एडवांस दे रहा है। ठीक है जी, तो ये सबके लिए है, एग्जम्प्ट हो जाएगा इंटरेस्ट और डिस्काउंट। अब बात करते हैं, कोई इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी और आईएफसी, तो इनकी जो सर्विस है ये भी एग्जम्प्ट रहेंगी। ठीक है जी, सर्विस एग्जम्प्ट रहेंगी। अगर इन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी अगर एंटिटी अपॉइंट हुई है, अगर इनकी कोई एंटिटी है उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, बेसिकली पेरेंट को मिलेगी, इनकी एंटिटी को नहीं मिलेगी, ओनली इन्हीं को मिलेगी ये जो एग्जम्पशन है इन दोनों कंपनियों को। उसके बाद आरबीआई की कोई सर्विस है तो आरबीआई की सारी सर्विस एग्जम्प्ट है, उसको एग्जम्पशन मिलेगी। आरबीआई को दी गई सर्विस एग्जम्प्ट नहीं करी मैंने, आरबीआई द्वारा दी गई सर्विस एग्जम्प्ट करी है, तो सर्विस टू आरबीआई टैक्सेबल रहेगी, सर्विस बाय आरबीआई एग्जम्प्ट रहेगी। हाँ, हालांकि कोई सर्विस अगर मान लो वैसे नॉर्मल एग्जम्प्ट है तो आरबीआई वाले के लिए इसमें एग्जम्प्ट होगी, बट अगर नॉर्मली टैक्सेबल है तो आरबीआई के लिए भी टैक्सेबल होगी। उसके बाद है जी सर्विसेज टू बीएसबीडी अकाउंट होल्डर, बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट के केस में जो बैंकिंग कंपनी सर्विस देती है और अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना के अगेंस्ट तो देती है तो वो एग्जम्प्ट है। बेसिकली कोई भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के खिलाफ अगेंस्ट के अंडर कोई बेसिक सेविंग अकाउंट खोला जाता है तो उसकी सर्विस हमेशा एग्जम्प्ट रहेगी, मतलब कोई भी चार्जेस लगेंगे तो उसको हम एग्जम्प्ट रखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी, आप कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन करते हो, आपने डेबिट कार्ड दिया, उसमें आपने 2000 रुपए का कोई बिल पे कर दिया, अपना इलेक्ट्रिसिटी का शॉपिंग का बिल पे कर दिया, तो 2000 रुपए तक सिंगल ट्रांजैक्शन में आपको डेबिट कार्ड के खर्चों पे क्या मिलेगा? आपको डेबिट कार्ड के खर्चों पे या क्रेडिट कार्ड के खर्चों पे या मास्टर कार्ड के खर्चों पे या कोई अदर कार्ड के खर्चों पे 2000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन पे आप पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। 2000 से ऊपर होते ही, यहां लिखा हो अप टू 2000 से ऊपर होते ही उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ठीक है जी। तो यहां पे जो बैंक होते हैं जो शॉपकीपर से कमीशन लेते हैं, तो अगर वो कमीशन 2000 रुपए से 2000 रुपए तक है तो वो एग्जम्प्ट है, 2000 रुपए से ऊपर है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो अप टू का मतलब यहां पर क्या है कि अगर 2000 रुपए से ऊपर है तो जितना ऊपर है उतना टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं जी सर्विसेज बाय
इंटरमीडियरी सर्विस दी है किसी फाइनेंशियल कंपनी ने जो कि लोकेटेड है मल्टी सर्विसेज विद SEZ। SEZ होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि गवर्नमेंट ने बनाई होती है किसी एरिया में, जैसे नोएडा में, बेंगलोर में, गुड़गांव में, हर स्टेट में एक एरिया होता है। इस एरिया को बोलते हैं SEZ एरिया, जहां से SEZ यूनिट ओनली एक्सपोर्ट करती हैं। तो ओनली एक्सपोर्ट करती हैं वो, उनका एक्सपोर्ट कहां हो रहा है? इंडिया के बाहर हो रहा है। तो इंडिया के बाहर जो एक्सपोर्ट हो रहा है उनका, उसके रिगार्ड में कोई सर्विस दी है, SEZ के रिगार्ड में कोई सर्विस दी है, जिसको बोलते हैं इंटरमीडियरी फाइनेंशियल सर्विस, तो उसको भी हमने एग्जम्प्ट करा है। बट इस केस में कंडीशन क्या है कि जो आप करेंसी लोगे वो अदर देन रुपीज होगी। मतलब आप हमें डॉलर कमा के दो, आप हमें फॉरेन करेंसी कमा के दोगे, तभी हम आपको एग्जम्प्ट करेंगे। सिंपल है, इतना कोई याद करने वाली बात नहीं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आपका हो गया बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस के केस में ये हमारे को एग्जम्पशन मिलती है। काफी सारी एंट्री हमने आज कर ली है, काफी सेक्टर हमने कवर कर लिए हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, अच्छे से क्वेश्चन ट्राई करो अपने हाथ से। आप चिंता मत करो दोस्तों, आपको अगर कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट है, आप मुझसे पूछिए। मैं अभी इस क्लासेस के बाद एक क्वेश्चन भी कराऊंगा ICAI के जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, RTP क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो और डेवलप हो जाएगा। आज हम क्लास को इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।